कि दिल्ली से जो लोग जाते हैं थाईलैंड घूमने के लिए 30 से 35,000 इंडियन रुपीस में 5 दिन घूम फिर के आ जाते हैं थाईलैंड। यूएसए वीजा जो है ना, उसमें टूरिस्ट पे कोई ट्रैवलर अप्लाई करना चाहता है, पहले तो वो चाहे कि बस अपने पासपोर्ट की वर्थ यूं बनाए कि 5-6 कंट्री तो ट्रैवल हिस्ट्री हो। अब जब वीजा अप्लाई कर रहा है यूएसए का, एक फॉर्म है सिंपल सा, उसमें सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातें हैं। आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, यूएसए क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये फॉर्म फिल हो गया। अमेरिका भी, यूके, अभी अमेरिका भी में ग्रुप चल रहा है, यूके भी, यूरोप भी, टर्की भी, फार ईस्ट में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, रशिया, उज्बेकिस्तान, बाकू, अफ्रीका, हर जगह पे। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और अब पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आएंगे। मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया था और पॉडकास्ट जो है वो महीने में एक दो आ रहे थे, लेकिन अब महीने में आपको इंशाल्लाह आराम से 7-8 पॉडकास्ट मिलेंगे। और हमारे 100 से ऊपर पॉडकास्ट हो चुके हैं और हमें जल्द अज जल्द जो है ना इस नंबर को बढ़ाना है। और आज इस कैटेगरी को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये है मेरी फेवरेट कैटेगरी ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ ट्रैवलिंग। आई लव ट्रैवलिंग। मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है ना सबसे बड़ा, वो ये है ट्रैवल करना। मैं जितने ही पैसे कमाता हूँ उनमें से 70% पैसे मेरे ट्रैवल में उड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रैवल करना। और मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर करूँ, और उसके अंदर मेरी मदद एक कंपनी बहुत ज़्यादा करती है, उसका नाम है डिलक्स हॉलीडेज़। उसके करता धरता जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फ़ज़ल भाई। आज हम फ़ज़ल भाई से बात करेंगे और ट्रैवल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वीज़ा किस तरह से लगते हैं, ट्रैवल करना कितना आसान है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट को किस तरह से बेहतर करें वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग आज। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा कि आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है जी, मेरा शौक़ है ट्रैवल करवाना लोगों को। क्या बात है, दुआएं लेने का। हाँ, ये कहते हैं। और कम पैसों में ट्रैवल कराना और ज़्यादा ज़्यादा डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कराना लोगों को। और बहुत लोगों ने हमसे ये फ़ायदा उठाया है, हज़ारों लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया, सारा साल से उठाते आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि नई नई आइटनरीज क्रिएट करें, क्रिएटिव आइटनरीज प्लान बनाएं, बजट फ्रेंडली बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के लिए दरवाजे खोलें। क्या बात है। मुझे बताएं, डिलक्स ट्रैवल्स का शुरुआत कहाँ से हुई? 2014 अक्टूबर। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले भी मल्टीपल एजेंसीज में मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री में ही काम किया। लेकिन बात यह है कि जब मैंने डिलक्स हॉलीडे स्टार्ट किया तो ज़ियारतें होती थी ग्रुप की शक्ल में, जो इस्लामिक साइट्स और उम्रा होते थे, हज होते थे ग्रुप की शक्ल में। लेकिन लेजर टूरिज्म में ग्रुप टूर्स नहीं होते थे। अरे यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोग जाते थे बाहर की फॉरेन कंपनीज में ज्वाइन करवाते थे कुछ एजेंट्स, जैसे कॉस्मोस है और बाहर की दूसरी मल्टीपल कंपनीज है, उसमें लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवाते थे। कॉर्पोरेट होता था वो? नहीं, जैसे कि दुनिया की बाहर जो कंपनीज हैं जो ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइज करती हैं, यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स उनको हमारे यहाँ से ट्रैवलर्स देते थे और उनके रेट पे। और यहाँ से लोग ग्रुप टूर में, जिनको शौक होता था कि हम घूमें फिरें, तो वो जाते थे, घूमते थे। लेकिन यहाँ से टूर ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइज नहीं करते थे। तो ये इनिशिएटिव लिया हमने और डिलक्स हॉलीडेज ने 2015 में। नहीं यार। और हमने ये प्लान किया कि फिक्स डिपार्चर्स हम करेंगे, सीरीज ग्रुप्स करेंगे और लोगों को कम पैसों में दुनिया घुमाएंगे। ये हमारा प्लान था और 10 साल हो गए हैं डिलक्स हॉलीडेज को आज। और ये ट्रेंड अब हर कोई फॉलो कर रहा है ऑफ कोर्स, और हर कोई फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ गिनी चुनी डेस्टिनेशंस पे कर रहा है। हम चाहते हैं कि सब करें और मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे करें जहाँ पे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। और आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कोशिश हम यही करते हैं कि हम लोग उन डेस्टिनेशंस को टारगेट करें जहाँ पे लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, ताकि उनको लिए वहाँ सहूलतें फराहम करें, ताकि यहाँ से लोग पूरा प्री प्लान फोकस टूर लेके जाए। अच्छा, बेसिकली मैं ग्रुप टूर के बारे से बता दूं। मुझे आदत है सोलो ट्रैवल करने की, लेकिन आप जो है, मुझे दोस्तों के साथ ट्रैवल करना भी पसंद है। ग्रुप टूर को मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन फ़ज़ल भाई के ग्रुप के साथ मैंने जितने भी ट्रिप्स किए हैं उसमें हुआ ये कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो डिसेंट होते हैं। और कोई भी ना मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद हर कोई जो है ना वो आपके काम में टांग अड़ाएगा, आप पर नज़र रखेगा। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ
नहीं जा रहे वगैरह वगैरह। नहीं यार, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं और बाकियों का भी यही कंसर्न होता है कि जो भी वो करें कोई और उनको जो है ना ज़्यादा जज ना करे किसी भी चीज़ के ऊपर और उनको जो है ना डिक्टेट ना करे किसी भी काम पर। सो वहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि कोई भी ना, सब इन्जॉय कर रहे होते हैं, सब खुले दिल के होते हैं और सब मजाक भी कर रहे होते हैं यार, और सबकी एक तरह से दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। एंड देन दूसरा, ग्रुप टूर में फ़ायदा ये होता है, मैं मतलब उसके फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ। खुद मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं दोस्तों के साथ जाऊँ या मैं सोलो करूँ, लेकिन ग्रुप के फ़ायदे ये थे कि यार आपको कोई टेंशन नहीं होती। जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है यार। हर चीज़ का ख्याल रखना होता है आपको पासपोर्ट का ख्याल रखना है, आपको अपने सामान का ख्याल रखना है, आपको गाड़ी खुद बुक करवानी है, और गाड़ी कैसी आपको नहीं पता यार, गाड़ी कार वाले, टैक्सी वाले, बस वाले कितना स्कैम चल रहा होता है पूरी दुनिया में, आपको पता है। इसके अलावा होटल भी खुद बुक करवाना है, हर चीज़ खुद करनी होती है, टूर्स खुद बुक करवाना है। लेकिन यहाँ पर होता ये है, एंड रेस्टोरेंट्स एज वेल, खाना पीना देखना होता है आपको खुद, तो उसमें जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, उसका मज़ा अलग है, ठीक है। लेकिन ग्रुप टूर में होता है कि आप बिल्कुल चिल रिलैक्स होता है, ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में ही हो, क्योंकि सारे के सारे आपके साथ लोकल्स हैं पाकिस्तानी, और दूसरा एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ बुक्ड, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा टैगलाइन भी है, सब कुछ शामिल है। हम कोशिश करते हैं कि सबको हलाल खाने अरेंज करें, चाहे ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो। अबे ये लोग मोटा कर देते हैं, मसला ये है, 3 वक्त का खाना कौन खाता है यार फजल भाई। और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी लेना, गाइड्स अच्छे चुनना, एक्सपीरियंस, पोलाइट स्पीकिंग, और सारे जो होटल्स अच्छी लोकेशन पे लेना, ये सारा अरेंजमेंट करना होता है। और सबसे हम लोग नेगोशिएट करते हैं और इनसे वादा करते हैं कि पूरे साल में हम आपके लिए इतने टूरिस्ट प्लान करेंगे, और फिर वो फ़ायदा टूरिस्ट को ही जाता है एक्चुअली। जहाँ 4 लाख का खर्चा है और लोग 2 लाख का खर्च करके जाते हैं ग्रुप टूर्स में, तो एक और फ़ायदा भी है बहुत बड़ा। क्या? हमने बहुत नेकियां भी कमाई है। वो ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने हज़ारों लोग जो भेजे हैं, अब तो लाखों का फिगर हो गया होगा, वो काफ़ी शादियाँ हुई हैं ग्रुप टूर्स में आने के बाद लोगों की, यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद रिश्ते तय हुए हैं। और जो एक बार एक साथ एक ग्रुप में जा चुका है ना, दोबारा वो ग्रुप लोग मिलके दोबारा अपना प्राइवेट प्लान करते हैं, सब फैमिलीज मिलके दोबारा, ठीक है, क्योंकि वो लोगों की दोस्तियाँ इतनी हो जाती हैं सफर में, ये चीज़ बहुत साथ में दोस्तियाँ आती हैं। हमें तो भूल जाते हैं वो, लेकिन ये कि उनकी दोस्तियाँ सालों साल चलती हैं, रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, सब चीज़ें। सोशल नेटवर्किंग के लिए बड़ा अच्छा है, दैट्स ट्रू। क्योंकि मुझे भी याद है, मेरे ट्रिप में जितने भी लोग हैं ना, उनमें से 4-5 लड़के तो मेरे पक्के दोस्त बन गए। मुझे मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई 7 दिन के अंदर कि मुझे पता है कि यार मैं अभी कॉल करूँगा तो अभी आ जाएगा, और किसी भी काम के लिए कोई ज़रूरत हो, क्योंकि आप 24 घंटे साथ हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल भी है कि अगर किसी को जानना हो ना सही से, उसके साथ ट्रैवल कर लो। सही है, तो आप ऑलरेडी स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, फिर आपकी इवेंचुअली दोस्ती हो जाती है। एक पते की बात बताऊं, बहुत ही खूबसूरत फ़ायदा ग्रुप टूर्स का, दुनिया में पाकिस्तान का इम्प्रेशन ज़बरदस्त जाता है। अच्छा, कैसे? ग्रुप टूर से जब ग्रुप टूर इमिग्रेशन पे पहुंचते हैं लोग, तो एक तो इमिग्रेशन, दूसरी कंट्री जो वेलकम करती है पाकिस्तानी ग्रुप्स को, वो एक बिल्कुल एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो पॉजिटिविटी है ना, वो बड़ी काउंट होती है। वैसे नॉर्मली इंडिविजुअल ट्रैवलर्स तो ठीक है, लेकिन जो ग्रुप टूर्स की शक्ल में जाता है ना, इससे कैलकुलेशन जो होती है, नंबर जो मिलते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट को, वो जो वीक पासपोर्ट है ना, उससे बेहतरी होती है ग्रुप टूर्स। और एक और चीज़ ये भी है कि आपको इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता। अकेले आप जब कहीं भी हो ना, आपका दिल धड़क रहा होता है कि यार मैं अकेला हूँ और पता नहीं इमिग्रेशन वाला क्या सवाल कर ले। लेकिन यहाँ पर आपके पास 30 बंदा साथ खड़ा हुआ है, तो इमिग्रेशन वाले को पता होता है ये सारे साथ ही आए हैं। जी बिल्कुल, और सबके साथ ही वीज़ा लगे हैं। एक इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चल जाए कि ग्रुप टूर है, वो सबको कहते हैं सब एक साथ लाइन में लग जाए, ऐसा ही है। ताकि वो चाहते हैं कि इस ग्रुप को मैं क्लियर कर दूं फौरन, और डेफिनेटली इंप्रेशन अच्छा जाता है, पाकिस्तानी टूरिस्ट आया। ऐसा ही है, दैट्स अमेजिंग यार। अच्छा, हम फिर बात करते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या आपको पता है पाकिस्तान इज़ द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड? पाकिस्तानी पासपोर्ट इज़ द 4th वर्स्ट इन द वर्ल्ड, और 2nd वर्स्ट से अब 4th वर्स्ट पर आ गए हैं, और बस स्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बट इट्स रियली बैड, द सिचुएशन इज़ रियली बैड। अब मुझे बताएं कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो एज अ ट्रैवलर उस पासपोर्ट को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, पहले तो कोशिश करें वो कि उन कंट्रीज़ पे वीज़ा ट्रैवल करें जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है पाकिस्तानीज़ के लिए, और ईजी वीज़ा एक्सेस है, जैसे दोहा कतर है,
सीशेल्स आइलैंड है अफ्रीका में, और बाकी अफ्रीकन कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनके ई वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाते हैं पासपोर्ट कॉपी पे। एशियन कंट्रीज़ में बहुत इजी ई वीज़ा मिल जाते हैं, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, ठीक है जी। सिंगापुर लोग समझते हैं मुश्किल है लेकिन है नहीं, और सिंगापुर बड़ा वैल्यूएबल कंट्री है, ठीक है ना। और इसके अलावा अब तो बाली का वीज़ा भी पाकिस्तान के ई वीज़ा निकल आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंट्री ऐसे हैं जो एशियन कंट्रीज हैं जो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, बैंक अकाउंट मांगते हैं, और बगैर बैंक अकाउंट के भी उनको वीज़ा आ जाता है, उनका वीज़ा निकल आता है। इसके अलावा कुछ ऑन अराइवल में इजी वीज़ा में अजरबैजान है, उज़्बेकिस्तान का भी बड़ा इजी वीज़ा है पाकिस्तानीज़ के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, श्रीलंका, मालदीव्स है, तो मल्टीपल कंट्रीज। थाईलैंड का भी इतना मसला नहीं क्योंकि आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब तो थाईलैंड ई वीज़ा हो गया ना 1 जनवरी से, ठीक है ना। और ना एनटीएन चाहिए, ना चेक कॉपी चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कोई 4-5 चीज़ें गिनती की चाहिए, 3 दिन में वीज़ा है। क्या बात है। और फिर वियतनाम भी है, और थाईलैंड में मोस्ट वेलकमिंग कंट्री, हॉस्पिटैलिटी ज़बरदस्त है। और किस तरह से पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल जो पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये है कि फिर हिम्मत करें। कुछ लोग डरते हैं कि हम लोग यूरोप अप्लाई किया तो होगा नहीं होगा, यूके अप्लाई किया तो होगा नहीं होगा, टर्की अप्लाई किया तो होगा नहीं होगा, यूएस अप्लाई किया तो होगा नहीं होगा। हालांकि यूएसए वीज़ा सबसे इजी वीज़ा है। आपको पता है बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए यूएसए वीज़ा में। तो आप कह रहे हैं कि यूएसए वीज़ा बहुत ईजी वीज़ा है? बहुत ईजी वीज़ा है। अच्छा, किस तरह से मुझे एक्सप्लेन करें। देखें, यूएसए वीज़ा जो है ना, उसमें टूरिस्ट पे कोई ट्रैवलर अप्लाई करना चाहता है, पहले तो वो चाहे कि बस अपने पासपोर्ट की वर्थ यूँ बनाए कि 5-6 कंट्री तो ट्रैवल हिस्ट्री हो, ठीक है। अब जब वीज़ा अप्लाई कर रहा है यूएसए का, तो एक फॉर्म है सिंपल सा, उसमें सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातें हैं कि आप करते क्या हैं, आप रहते कहाँ हैं, आपके फैमिली डिटेल्स हैं, वाइफ है या हस्बैंड, जो बच्चे और पेरेंट्स की डिटेल्स, ये डिटेल मांगते हैं, और आपकी इनकम कितनी है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, यूएसए क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये फॉर्म फिल हो गया खलास। और जब फॉर्म फिल के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। और कोई सवाल उनके पास आया कि आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं नहीं रहते, और इसके अलावा कोई ऐसा सवाल नहीं है जो वो पूछते हैं। लोग बहुत डर रहे होते हैं यूएस इंटरव्यू के लिए कि लोग सूट वूट पहन कर जाते हैं, ऐसे कपड़े पहन कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर कोई अच्छे अपीयरेंस के साथ जाना चाहता है तो ज़रूर ठीक है जाएगा, लेकिन ओवर ड्रेस भी ना करें। ओवर ड्रेस नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि कोई ऐसी इंटरव्यू इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, और सिर्फ विद इन 2 मिनट्स में वो डिसाइड करते हैं इंटरव्यू के दौरान। और सिर्फ आपका जो एक्सप्रेसिव अगर आप होते हैं, जो जवाब होता है उसको आप अपने अच्छे अंदाज में देते हैं, तो वो और उनके मतलब का जवाब देते हैं, तो आपको। मैंने सुना है कि इंटरव्यू से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि वीज़ा देना ही नहीं देना। इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट। यस। अच्छा, ज़बरदस्त यार। तो इंटरव्यू से पहले एनालाइज कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट। तो यूएसए के लिए डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त यार। वरना कुछ कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं, पूरे बड़ी बंडल लेकर जाने पड़ते हैं। यूके की मिसाल ले लें ऐसे तो, हाँ, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। डबल कॉपी। उसमें तो बैंक स्टेटमेंट, आपकी इनकम, आपके पैसा, आपका टैक्स सब टैली होना चाहिए। तो यूके ये सब टैली है तो यूके आपको वीज़ा दे देगा। और ये मुश्किल जितने भी कंट्रीज जो है ना, जो हमें लगते हैं, उनके सिर्फ 2 ही तो कंसर्न्स हैं। आप वापस आएंगे, आप क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है। 2 बातें हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, या स्ट्रांग इतनी है भी नहीं, लेकिन आपके स्ट्रांग टाइज हैं पाकिस्तान में, तो आपको वीज़ा देता है। ऐसे ही दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर कि यार यूएस का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, इतना समझा जाता है। और चांसेस हैं आपके लगने के? ऑफ कोर्स लगने चांसेस। अच्छा, हमने ऐसे भी लोगों के वीज़ा देखे जिन्होंने कहीं ट्रैवल, कराची के रहने वाले तो हैदराबाद में नहीं गए, लेकिन यूएसए का वीज़ा लगा हुआ उनका। ओह वाह। अच्छा, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, तो एक ये बात है, हिम्मत भाई करना ज़रूरी है, और हिम्मत करके यूएस का वीज़ा लगवाएं। और रिजेक्ट अगर आपका वीज़ा होता है तो मायूस भी नहीं होना, आपने ट्राई करता रहना। यूरोप का वीज़ा किस तरह से लगवाना चाहिए भाई, किस तरह से लगता है? यूरोप में शेंजन में 25+ कंट्रीज़ हैं। अब तो रोमानिया भी आ गया, ठीक है। अच्छा, यूरोप की काफ़ी रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, ज़बरदस्त हो गया वैसे 29 कंट्रीज़ हो गए टोटल। अब ऐसा है कि शेंजन कंट्रीज़ के काफ़ी इस्लामाबाद में एम्बेसीज हैं, और कुछ के कराची काउंसिल्स भी हैं, ठीक है। जो वीज़ाज़ हैं, पॉलिसी बड़ी ईजी है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट,
या आपकी इनकम अपनी शो करनी है और टैक्स रिटर्न्स शो करना है, ट्रैवल हिस्ट्री शो करनी है, और आपकी जो ट्रैवल प्लान है वो आपका जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन से मुराद ये है कि आपकी आइटनरी, टिकट की बुकिंग, होटल बुकिंग, आपके ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऑथेंटिक कंपनी की बनी हुई हो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपने इस बेस पे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किया तो 90% यूरोप के वीज़ास लग जाते हैं पाकिस्तान से। यस। और दूसरा ये कि एग्जैक्टली उतना ही दिन का वीज़ा मिलता है, इतना आपने बोला हो, एक्स्ट्रा नहीं मिलता ना। देखिए बात यह है, ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसी डिफरेंट है, कुछ की डिफरेंट है, हालांकि सब शेंजन कंट्रीज़ हैं। हाँ, जैसे कि हम कभी जर्मनी का हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिक्स डेट का आता है, जिस डेट का हमने कहा है 15 दिन का मांगा तो 15 दिन का आएगा, ठीक है ना। लेकिन इटली का हम अप्लाई करते हैं तो हमें 1 महीने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपने 15 दिन कहा है और जिस डेट को आपने जाना है उस दिन से 1 महीने 15 दिन की मजीद आपको फैसिलिटी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी। कभी कभी तो 3 महीने की मिल जाती है, जर्मनी से मिल जाती है, डिपेंड करता है कि सिनेरियो पे। कोविड से पहले तो बहुत अच्छे सिनेरियोस थे, कोविड के बाद थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं ज़्यादा कि फिक्स डेट पे, और फ्लेक्सिबिलिटी 1 महीने के अंदर तक की रखी है इन्होंने। वैसे तो ये 3 महीने तक की, वैसे तो 6-6 महीने 1-1 साल के भी नेदरलैंड से वीज़ा आए, तो 1 ईयर मल्टीपल्स आए हैं पहली दफ़ा में लोग। तो 2 महीने का भी अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, 3 महीने का भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि अगर शेंजन जा रहे हैं, अगर गए हैं काफ़ी मरतबा तो काफ़ी, तो आप 1 साल का अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 महीने क्या बात कर दी आपने, 1 साल का, 2 साल का अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यस बॉस, 1 साल का मल्टीपल वीज़ा। हाँ, क्या बात है, 1 साल 2 साल, क्या बात है। जब दिल कह रहा एम्स्टर्डम चले गए, जब दिल कह रहा बर्लिन चले गए, बिल्कुल कर सकते हैं। वेरी नाइस यार, ये तो बड़ा अच्छा सीन हो गया। लेकिन जितना हम टाइम बताएंगे उतनी ही कवर्ड होनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस हमारी अप्लाई करने से पहले। 1 साल की भी मिल जाती होगी, ऑफ कोर्स मिल जाती है। बहुत महंगी होगी यार, महंगी, लेकिन इतनी महंगी नहीं। मतलब अभी 5,000 की नॉर्मली मिलती है तो 50,000 की मिलेगी, 40,000 की मिलेगी। लेकिन ये है कि इनको आपका प्लान, आपका जो ट्रैवल है, अब जब तक यूरोप में आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। क्या होता है ट्रैवल इंश्योरेंस में? ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर्ड एक्सीडेंटल, हेल्थ केयर, कोई भी किसी किस्म का वो, और फिर कभी लॉसेस या फ्लाइट लॉसेस या किसी भी तरह का कोई मसला, ये लॉ या कोई चीज़ छिन जाती है, ऐसे कोई चीज़, स्कैम, जो भी चोरी पर भी होता है क्या? या ऑफ कोर्स है। यस यस यस, ट्रैवल इंश्योरेंस है। मैं बता दूं, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, वॉलेट चोरी हुआ, तो हाँ, तो अब आपने रिपोर्ट करना है और डेफिनेटली आपको ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर्ड मिलेगा कुछ ना कुछ। ज़बरदस्त। बैगेज लॉस पे मिलता है। अच्छा, हाँ, मेरा तो लगेज चोरी हो गया था एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में मिलता है। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में मेरा लगेज चोरी हो गया था एक बार, मुझे करना चाहिए था यार। और दूसरा, रोम में मैं था अपने अब्बा के साथ, तो पापा की जो है ना वो वॉलेट चोरी हो गया था। आपको पता है यहाँ वो यूरोप में तो ट्रैवल में बड़ा तो आपके यूरोप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, कहीं और कंट्री में जा रहे हो, आप इंश्योर होने चाहिए, ये बात होता है। दैट्स वेरी गुड यार। अच्छा, यूके पर अब डिटेल में बात करते हैं कि यूके का वीज़ा किस तरह से लगे भाई। यूके बहुत लोगों को जाना होता है, लंदन बहुत लोगों को जाना होता है, कैसे जाएं? देखें, यूके एक तो बात यह है कि अगर आप सैलरीड हैं या आप ओन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो ठीक है, लेकिन ये है कि आपके जो टैक्स रिटर्न्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एक्यूरेट होने चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट में अगर आपकी कोई हैवी ट्रांजेक्शन या कोई बिल्कुल ही एबनॉर्मल से ट्रांजेक्शन आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी ट्रांजेक्शन को पहले से आपने जस्टिफाई करना है। ना कि आपने रिजल्ट आने के बाद करें, ताकि उनके पास सवाल आने से पहले आपके पहले जवाब दे चुके हों। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आपका कंसल्टेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जो एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसको पता है कि आपके किस ट्रांजेक्शन पे इशू आ सकता है, आपने कोई ऐसी बात की है तो कहाँ पे आ सकता है कोई मामला। वीज़ा वाला बंदा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपके पास आए ऐसे लोग? देखिए, मेरे पास जो यूके वीज़ा लोग अप्लाई करते हैं ना, वो यूके वीज़ा के एक्सपर्ट हैं, वो यूएस वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यही करते हैं कि भाई हाँ, स्पेशलिस्ट होना चाहिए कहीं भी हो, आप किसी भी ट्रेवल पे जाए ना, आप अगर आपका जो कंसल्टेंट, जो वीज़ा कंसल्टेंट है, वो जो है ना एक्सपर्ट है ना, तो आप उससे उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ा लिखा हो कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट में हल्का फुल्की ऊंच नीच पर भी जो है ना मसला हो जाता है, बिल्कुल ऐसा, और आप परेशान हो जाते हैं, आपका वीज़ा जो है ना वो लग नहीं पाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, जिसकी अब डिटेल में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं और आपके टैक्स रिटर्न के अंदर वो टैली नहीं हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं नहीं यार, मैंने तो अकाउंट स्टेटमेंट, अपना अकाउंट स्टेटमेंट तो इतना ज़बरदस्त है मेरा, मैंने तो बहुत पैसे डाल दिए उसके अंदर, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा इस बेसिस पे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो पैसे टैली नहीं हो रहे आपके टैक्स रिटर्न से। तो दैट्स वेरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स। एक और बात,
काफ़ी लोग के यूके एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक होती है, फिर भी वो कोई ना कोई वजूहत निकाल के रिफ्यूज़ कर देता है, और स्ट्रॉन्ग टाइज का उनको पता नहीं चलता है ऐसा कुछ। इस पे अपील भी की जा सकती है, और वो लिखते हैं कि अपील नहीं करना चाहिए, नहीं करें, ठीक है, लेकिन आप अपील कर सकते हैं यूके बेस्ड लॉयर को लेकर। और ये पाकिस्तान में काफ़ी लोग कैसा काम कर रहे हैं, लॉयर्स जिनके वीज़ा रिजेक्ट हैं, उनके बेस पे वो करते हैं। और बल्कि अगर आप लॉयर के थ्रू नहीं भी करना चाहते हैं, आपने अपने ऑफिशियल ईमेल से उनको लिखना है कि आपने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया डिटेल्स में। और ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है ट्रैवल डायरी पर ना काफ़ी आता है कि यार काफ़ी सारे लोग हैं जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपील किया और उसके बाद उनको मिल गया कोर्ट से। बड़ा फिट सीन है ये। तो आपके थ्रू भी अपील की जा सकती है। देखिए, हमारे साथ कनेक्टेड है कुछ लॉयर्स, ओके, ठीक है ना, हम उनको रेफ़र करते हैं इन केस कोई किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, कोई करना चाहता है तो हम उनको रेफ़र करते हैं ताकि वो काम उनका कर सकें। अच्छा, वेरी गुड यार, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी जो हैं, गिने चुने कुछ कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अब ऑफ कोर्स इस ट्रेंड को काफ़ी टाइम नहीं हुआ, 10 साल हुए हैं जब से ग्रुप ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है। अब ग्रुप ट्रैवलिंग में ज़्यादातर आप देखो कि टर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, इधर ही के ग्रुप्स जा रहे होते हैं, और सऊदी तो जाते हैं रिलीजियस टूरिज्म की वजह से। ये 5-6 कंट्रीज हैं जिनके टूर्स जा रहे होते हैं। और कौन कौन से अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं जो कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, जो कि इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है? तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी जगह हैं। देखिए, बात और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा हर कंट्री को। ये हमारा शौक भी है कि हम नई डेस्टिनेशंस को अनलॉक करें पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए। हम ये कहते हैं कि आपने रशिया, हमने 2024 में हर महीने ग्रुप्स भेजे हैं। केप टाउन हर महीने ग्रुप्स भेजे हैं। साउथ अफ्रीका रशिया में क्या अच्छा है? रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, बेहतरीन सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग। और रशिया में आपको खाना पीना हलाल मिल जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी है, जुलाई में वाइट नाइट्स होती हैं, रात नहीं होती वहाँ, दिन रहता है 24 घंटे, ठीक है ना। क्या बात है, ठीक है ना। और सुबह 6 बजे तक नाइट लाइफ, 7:15 बजे तक नाइट लाइफ चल रही होती है। ये मैंने बड़ा सुना है कि वहाँ की नाइट लाइफ बड़ी नाइस है। सेंट पीटर्सबर्ग बड़ा खूबसूरत शहर है, कल्चरल स्ट्रॉन्ग। लोग कैसे हैं? लोकल्स फ्रेंडली हैं? बिल्कुल फ्रेंडली है, रशिया वेरी फ्रेंडली। लेकिन इमिग्रेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान को रुकना पड़ता है 2-4 घंटे इमिग्रेशन पे, कभी 4 घंटे। वो सवाल ज़्यादा होते हैं। फिर लोकल टूर ऑपरेटर्स को कांटेक्ट करते हैं कि टूरिस्ट आए हैं, अकेले जाना मुश्किल होगा फिर? अकेले जा सकते हैं, लेकिन आपके होटल का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर्ली, हर चीज़ होनी चाहिए। मैं सुना यूएस का वीज़ा नहीं लगता अगर आप रशिया गए हैं तो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलने की बात है। हाँ, सब ऐसा कुछ भी नहीं। ईरान और इराक अगर इस तरह की इस पे भी कुछ भी नहीं है। अच्छा। काफ़ी लोग के ईरान वीज़े लगे हैं और यूएस हमने लगाया, ऐसा कुछ भी, वो यूएस से ट्रैवल करता नहीं है। ये अफवाह है। ज़बरदस्त यार। तो और रशिया के बाद नया कंट्री देखें, ब्राज़ील है। आपने साउथ अफ्रीका लिया था ना? हाँ, क्या जगह है वहाँ पर? केप टाउन बड़ी अच्छी जगह है, और केप टाउन में सफारी, करीब में सफारी भी बड़ी ज़बरदस्त है। नाइस के साथ टाउन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो जोहानिसबर्ग, हाँ, जोहानिसबर्ग सिटी, सन सिटी है। सन सिटी जो वेलकम फिल्म में आपने देखा है, सन सिटी। इसके अलावा प्लानिसबर्ग सफारी, क्रूगर सफारी, डरबन बड़ा ज़बरदस्त शहर है। क्रूगर नेशनल पार्क खतरनाक है यार, बड़ा ज़बरदस्त है। वो करवाते हैं आप सफारीज कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। तो ये कितना लंबा ट्रिप होगा? 8-10 दिन का? देखिए, सफारी ट्रिप तो 2 to 3 days है, पूरे ट्रिप। हाँ, 10 दिन का। और बस थोड़ी सी अनसेफ का मैंने सुना है कि है शाम के वक्त ना कुछ जगह है। जोहानिसबर्ग में है ऐसा, केप टाउन में फिर भी सेफ है केप टाउन। और ये है कि अगर आप गाड़ी में घूम रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, टूर गाइड के साथ तो मसला नहीं है। पैदल मसला है, वो भी जोहानिसबर्ग कुछ एरियाज में। केप टाउन में नहीं है? केप टाउन में कुछ एरियाज में है। अच्छा, लेकिन अगर आप रात में घूम रहे हैं दोस्तों के साथ कहीं? हाँ, अगर आप एक बार ऐसा हुआ था केप टाउन में, जब हम ग्रुप लेकर गए थे, तो जब हम नाइट वॉक कर रहे थे तो पुलिस ने हमें रोका और हमसे पूछा कि आप कौन है, पाकिस्तानी। तो उनको ये भी पता था कि हम कौन से होटल में रुके हैं। फिर पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तानी ग्रुप कौन से होटल में रुका है। ठीक है, वो हमें छोड़ के आए बाकायदा, और जब छोड़ के आए होटल और कहा कि अब आप सेफ है, अब आप
अच्छा, आप किसी ऐसे इलाके में घूम रहे थे सेफ नहीं था? मीन्स कि कुछ एरिया हम नॉर्मली वॉक नहीं कर सकते, लॉन्ग स्ट्रीट वहाँ पे एरिया है, और कुछ एरिया है जहाँ वॉक नहीं कर सकते, जहाँ पे पुलिस को ऐसा लगता है कि टूरिस्ट के लिए अनसेफ है, तो वो हमें खुद एस्कॉर्ट करके रह के दोबारा होटल छोड़ते हैं। और नाइट लाइफ वाले एरियाज वो भी अनसेफ है वहाँ पे? नाइट लाइफ वाले एरियाज जो है वो भी अनसेफ हो सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन केप टाउन में नाइट लाइफ है अच्छी। कुछ क्लब्स और बार बड़े स्ट्रॉन्ग है, टूरिस्ट के लिए वेलकमिंग है, ऐसा नहीं कि नहीं। और रेस्टोरेंट्स कैसे हैं? मैं तो बहुत ही एडवेंचर्स मैंने बहुत सुने, बहुत ही बीच भी बड़ा खूबसूरत है यार। वीएनए वाटरफ्रंट भी बड़ा जबरदस्त है, वीएनए वाटरफ्रंट बहुत जबरदस्त एरिया है। अच्छा, हाँ, केप वहाँ स्कूबा डाइविंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं? हाँ, क्लिफ्टन बीच वगैरह पे सब लेके जाते हैं बोट्स में, और सील आइलैंड है बड़ा जबरदस्त। सील आइलैंड? और वो पेंगुइन्स होती हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, केप टाउन में वर्ल्ड क्यूटेस्ट पेंगुइन्स वहाँ पे। अरे यार जबरदस्त। और कौन सा कंट्री है अगला? फिलीपींस। ओहो, फिलीपींस यार कितना पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं जाते। क्यूबा, पलावान, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। एलमोंडो, मेन सिटी मनीला, वो भी अच्छा है। मनीला तो फिलीपींस अच्छा, लेकिन फिलीपींस है सस्ता, लेकिन वहाँ की जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है ना वो बड़ी खर्चा भी ज़्यादा है उसमें, और ख्वारी भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें, दोनों खेल इसमें शामिल है। और दूर भी बहुत है ना यहाँ से, तो हमारा जो मेन टिकट है वो बड़ा महंगा पड़ेगा। वीज़ा इजी है, वीज़ा इजी है, सब मिलता है, 90% मिलता है इजीली। ज़बरदस्त। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि जाने वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मुझे लगता है कि हमें ग्रुप टूर करना चाहिए। वो नहीं देखा था आपने? क्या नाम था उसका? मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट के अंदर प्रोफेसर जो है ना वहाँ छुप जाता है पलावान आइलैंड्स पे। अच्छा, जबरदस्त। और जब वो दिखाए थे ना उसके अंदर उस पूरे सीज़न के अंदर, मैंने बोला यार कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत है वहाँ पर। तो बीच अमेजिंग, बुराका आइलैंड भी बड़ा मशहूर है। सो ओके, और केनिया, ब्राज़ील पाकिस्तानी जा सकते हैं ब्राज़ील? मैंने सुना कि यूएस वीज़ा चाहिए। नहीं, इस्लामाबाद से एम्बेसी इस्लामाबाद में ब्राज़ील। अच्छा, और मिलता है, और हर फरवरी में फेस्टिवल लगता है, रियो फेस्टिवल, और बहुत शानदार फेस्टिवल है वो, और दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ। ठीक है ना, सिर्फ नंबर ऑफ काउंट्स के हवाले से मैंने बात की है, हंसी मिसाल दी, ऐसा नहीं है। और ये कुंभ मेला जो है इंडिया में, उससे भी बड़ा फेस्टिवल है रियो फेस्टिवल। अच्छा, इस तरह का उनका अपना कल्चरल फेस्टिवल होगा। बिल्कुल, बहुत क्रेजी यार ये तो सीन। तो वहाँ जा सकते, कितने टाइम में वीज़ा आएगा ब्राज़ील का? ब्राज़ील का वीज़ा आ जाता है वैसे विद इन अ मंथ। ई वीज़ा होगा या पासपोर्ट देना होगा? नहीं, पासपोर्ट देना होगा। ओके, फिर यहाँ से हम आई थिंक टर्किश एयरलाइन जाएगी, या फिर एमिरेट्स भी जा सकती है। अब काफ़ी दुनिया की कंट्रीज़ के वीज़ाज ई वीज़ाज होने लगे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। पहले नहीं था ना थाईलैंड, मलेशिया भी नहीं हुआ करता था, मलेशिया भी स्टिकर मांग पर देता था। अब मलेशिया हो गया ई वीज़ा। ई वीज़ा तो है, दोनों चीज़ें ना, मलेशिया स्टिकर भी चल रहा है अभी तो, उज़्बेकिस्तान का भी वीज़ा, बहुत सारे ई वीज़ा। और कौन सा कंट्री? मैक्सिको जा सकते हैं? साउथ कोरिया। मैक्सिको नहीं जा सकते हैं? मैक्सिको भी जा सकते हैं, यूएस वीज़ा पे तो ऑन अराइवल है ना। हाँ, लेकिन यूएस वीज़ा अगर ना हो तो हाँ, लेकिन उसका वीज़ा फिर यूएई से लगता है मेरे ख्याल। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से ग्रुप वीज़ा में भी जा सकते हैं, और इंडिविजुअल टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हैं, और न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं ग्रुप वीज़ा पे। और कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह बताएं। हाँ जी, उज़्बेकिस्तान आप गए? सेंट्रल एशियन कंट्री, बड़ा ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त जगह है यार। क्या हम लोगों ने ट्रिप किया था यार, हम लोग वहाँ पर थे काफ़ी, मतलब 7 दिन तक। इस्लामिक कल्चर है, हिस्ट्री भी। और अरे शरीफ तरीन लोग हैं यार, घोड़े का गोश्त खाते हैं, और बहुत ही फ्रेंडली लोकल्स, अमेजिंग फूड, अमेजिंग यार। और क्या वेदर होता है, ठंड में तो बहुत ही मज़ा आ गया था हम लोग को यार। मतलब वहाँ हम लोग को ऐसा हो गया था कि -2 था, तो हम लोग चिल हो गए थे, क्योंकि -8 था नॉर्मली। सो -2 के अंदर हम बाहर आए, में टी शर्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि हमें इतना ठंड लग के हमारी बॉडी को आदत हो गई थी। मॉरिशस एंड तंजानिया। ओह हाँ, मॉरिशस में ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, तंजानिया में ज़बरदस्त है। वहाँ पर ज़ैंज़िबार आइलैंड ज़बरदस्त है, और इसके अलावा सफारी है बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। ये कीनिया से भी अच्छी सफारी है सेरेंगेटी। मैंने सुना है बहुत ही नेक्स्ट लेवल यार। तो ये तो बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई हैं। ये तो ईजिली अगर हम अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज़ की बात करें तो 20-25 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी आमतौर पे नहीं जाते। जी बिल्कुल ऐसा है, जहाँ जाना चाहिए। और यूरोप भी जो लोग जाते हैं वो भी स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड तक है। ठीक है ना। ईस्टर्न यूरोप भी एक बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवेनिया। प्राग से ज़्यादा खूबसूरत तो मैंने शहर ही नहीं देखा यार, बहुत खूबसूरत है। बाल्कन कंट्रीज़ भी ज़बरदस्त हैं, बॉस्निया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, मॉन्टेनीग्रो। हाँ, यस, सर्बिया।
तो मुझे लग रहा है कि लेकिन बाल्कन कंट्रीज का वीज़ा तो यूके पर मिलता है ना, हम तो नहीं लगवा सकते। अमेरिका वीज़ा होना चाहिए। हाँ, या यूके। अच्छा, एक दो बाल्कन कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें अमेरिका यूज़ होना चाहिए किसी पे, और दूसरों पे यूज़ की भी वो नहीं है, शर्त नहीं है। और शेंजन मल्टीपल होना चाहिए। और कुछ बाल्कन कंट्री ऐसे हैं जिनके यूए रेजिडेंस पे भी दे मिल रहा है। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। अल्बानिया शायद, अल्बानिया। अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जॉर्जिया का मिल रहा है बस। अच्छा, इसके अलावा यार मोरक्को का क्या सीन है? मोरक्को है क्योंकि पाकिस्तानीज़ नहीं जाते मोरक्को। देख जाते हैं, अभी हम पैकेज ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। और मोरक्को जाते हैं, और मोरक्को एम्बेसी है इस्लामाबाद में, और कराची में भी कॉन्सर्ट है जो इस्लामाबाद से करती है। और बहुत ही कराची कॉन्सर्ट के लोग भी बड़े ज़बरदस्त हैं और अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं, ट्रैवलर्स को। और इस्लामाबाद एम्बेसी भी बहुत वीज़े कैसा कंट्री? बहुत ही शानदार, स्पेन के बिल्कुल सामने। और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। और कासाब्लांका, रबत, मराकेश सारी डेस्टिनेशन अच्छी है। और बीच में कुछ 2-3 सिटीज ऐसे हैं वो भी जबरदस्त है। एक है शेफशावन के नाम से, ब्लू सिटी जो है ना, बहुत खूबसूरत है। एक और मोरक्को की आइटनरी 10-12 दिन की है कम से कम। हाँ, अगादीर भी है वहाँ पर, वो भी बड़ा मशहूर है। एंड देन इसके अलावा एक है तंजीर के नाम से ना, वो भी बीच। तंजीर बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मोरक्को से डिफरेंट लगे। ऐसे लगे आप स्पेन में आगे, बिल्कुल स्पेन के सामने है ना, जिब्राल्टर के बिल्कुल सामने है वो ना, बिल्कुल ऐसी। आई थिंक 2 माइल्स बाद जो है ना वो स्पेन लग जाता है वहाँ पर। इट्स मोरक्को चलना है यार, मोरक्को तो जाना है मुझे यार। कब का प्लान? ईद पे रखें? हाँ, जा सकते हैं। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। सो यार, ये तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी डिस्कशन हो गई। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ज़रा। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सीशेल्स है, ओके, और मालदीव्स है। बाकी वीज़ा फ्री कंट्री में इजी वीज़ा, ई वीज़ा जो है वो भी तो वीज़ा फ्री है एक तरह से, तकरीबन 1 दिन में वीज़ा आता है। कंबोडिया है, और ये श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, श्रीलंका है, और भी बहुत सारे हैं। मालदीव भी। वियतनाम में भी 2-3 दिन में वीज़ा आ जाता है अर्जेंट में। बाली आ रहा है 3 दिन में वीज़ा। नेपाल और भूटान दोनों है ऑनरेबल है। नेपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। भूटान भी जा सकते हैं? यस बॉस। यार, मेरा क्वेश्चन है अगला, इंडिया किस तरह जा सकते हैं? देखिए, इंडिया का मसला ये है, सबसे खतरनाक सवाल है। अभी नादिर अली की पॉडकास्ट में मैंने कहा था, मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा था मोदी जाने तो आ जाएंगे, वीज़ा स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो देखिए, बात ये है कि टूरिस्ट वीज़ा जो है ना वो शुरू होंगे अगले 1-2 सालों में, मैं आपको बता रहा हूँ। और बिजनेस वीज़ाज अभी भी चल रहे हैं सार्क की बेस पे, सार्क कंट्रीज़ की बेस पे। हाँ, लेकिन बिजनेस वीज़ा कैसे मिलेगा? सार्क में अभी हो सकता है, सार्क के थ्रू। आप तो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, हो सकता है। कैसे हो सकता है? मुमकिन है। कैसे हो सकता है? ये तो चेक करना पड़ेगा कैसे हो सकता है, लेकिन सार्क के थ्रू हो सकता है। अच्छा, मैंने सुना है कि एक वो वाले भी वीज़ा लग जाते हैं, रिलीजियस टूरिज्म वाले। आपको पता है, मैं 2015 से पहले की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट लगता था तो बम्बई में। हाँ, एक्सपोर्ट तो कराची में भी तो लगता था। इंडियन एक्सपोर्टर्स का मैं तो जाता था, क्योंकि मेरी यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स भी थे, क्योंकि मैं छोटा मोटा बिजनेस करने का प्लान बना रहा था। तो एक ब्रांड था वॉयला के नाम से, सो वो ज्वेलरी का काम था उनका ना, मेड इन इंडिया ज्वेलरी, बहुत ही खूबसूरत होती है। सो उनसे मेरी डील बन रही थी, तो मेरी उनसे बात चल रही थी। आज से कोई 10 साल पुरानी बात है। कुछ लोगों के रिश्तेदार रहते हैं, मेरे भी रहते हैं ना, स्पॉन्सर वीज़ा पे अप्लाई करते हैं, वीज़ाज उनके वीज़ा आते हैं और बिजनेस करते हैं वो। अच्छा। हाँ, और सारा सामान, सारी ट्रेडिंग होती है वाया दुबई। हाँ, आई थिंक बहुत ना इमीडिएट फैमिली आपकी होनी चाहिए। मेरी जो है ना, मेरे सेकंड कजन्स वहाँ पर रहते हैं, और जो रिश्ते के चचा, रिश्ते के मामू, रिश्ते के खालू, ये सारे के सारे आज भी वहाँ पर रहते हैं। बहुत पूरी फैमिली रहती है वहाँ पर। लेकिन पूरा ददियाल है गुजरात में। हाँ, आई थिंक कराची वालों का तो आपको पता है कि सभी का ना कोई रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। लेकिन मसला ये कि अब वो वाला ये सिचुएशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन मैंने ये सुना यार फजल भाई कि जो रिलीजियस टूरिज्म है ना, वो वाला कोटा निकलता है इंडिया का। बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल से ये निकल। एक तो सिखिज्म में पाकिस्तान आ रहा है। नहीं, इंडिया जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये जो हिंदू, हाँ, ये भी है। दरगाहों का भी टूर, और बोरियो का होता है, बोरियो का टूर होता है। और इसके अलावा हिंदुओं के भी, जो हिंदूज जो है 50 लाख हिंदू है सिंध में, तो उनके भी टूर जाते हैं, रिलीजियस टूर्स। लेकिन उसकी भी एक सिस्टम है, उसी के थ्रू जाता है आना जाना सारा। क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि पहले जो है ना वो अजमेर शरीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा
पिया हाजी अली, और जो दिल्ली में भी हैं उनका नाम भूल गया मैं, निज़ामुद्दीन औलिया। तो उनके जो उर्स होते हैं वो साल में होते हैं, तो पहले जो है वो 2000-3000 बंदों को वीज़ा मिलता था। अब जो है 60-70 लोगों को मिलता है मैक्स, लेकिन मिलता है, कुछ लोग जाते हैं। हसीना मजिद गई हैं। हाँ पहले पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश का वीज़ा एक अजाब था, ओके, अब बांग्लादेश का वीज़े लग रहे हैं। लग रहे हैं। हाँ, अरे आज ही मुझे कॉल्स आई है चैम्बर से, फेडरल से, वो कि फजल प्लान कर रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों, हाँ क्योंकि श्रीलंका एयरलाइन जाती है, इजी फेयर्स हैं, अच्छे फेयर्स हैं उसके, तो स्टॉप और श्रीलंका में भी करेंगे, बांग्लादेश भी जाएंगे, और पूरा प्लान कर रहे हैं। अरे वेरी गुड क्वेश्चन। और लोग आ रहे हैं, तो अब बिजनेस वीज़ा बहुत अप्लाई हो रहे हैं बांग्लादेश पे हैं। ये पहले नहीं था जब हसीना थी। तो अभी किस तरह से हो रहे हैं, बिजनेस के थ्रू हो रहे हैं या टूरिस्ट? बिजनेस के थ्रू तो हो रहे हैं, और टूरिस्ट के लिए भी हम अभी अप्रोच करेंगे दोबारा, क्योंकि अब हमें न्यूज़ मिली है ना कि बांग्लादेश शुरू हुआ है। ज़बरदस्त यार, बांग्लादेश आ रहे हैं हम लोग फिर जल्द। बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है यार, बिल्कुल, और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकता है पाकिस्तानी बांग्लादेश में। ऐसे ही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फजल भाई, नॉर्थ कोरिया किस तरह से जा सकते हैं हम? देखिए, नॉर्थ कोरिया का आपने मुझे अभी वाक़या सुनाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ये जो इंडिया का अटैम्प्ट हमने कभी नहीं किया, नॉर्थ कोरिया हमने कभी अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन आप बताएं नॉर्थ कोरिया का, आप बताएं यार। नॉर्थ कोरिया पर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, मुझे ना जाना है इंशाल्लाह जल्द, दुआ करें कि बड़ा साथ खैरियत के साथ हो जाए। तो उसके लिए ना हमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए होता है चाइना का, क्योंकि चाइना से ही आपको जो है ना वो एयरलाइन उड़ती है बीजिंग से। सो आपको वो वीज़ा मिलता है ट्रैवल एजेंट के थ्रू। आपको पहले पैसे देने होते हैं, 3 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का ट्रिप होता है, और 3 दिन वाला 3000 का, 5 दिन वाला 5,000 का, और 7 दिन वाला $7,000 का, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इट्स नॉट अ नॉर्मल प्राइस। 5,000 5 दिन के लिए आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन $5,000 देने पड़ रहे हैं। इतने में तो आपका यूरोप के 2 ट्रिप्स हो जाते हैं महीने के। बट ये है कि आपको देने पड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये है कि मैं अगर वीज़ा लगवाऊंगा तो मुझे ऑनलाइन वीज़ा आएगा, वहाँ से जिस एयरलाइन में जाऊँगा तो वहाँ से फिर मुझे एस्कॉर्ट करके लेकर जाएंगे होटल के अंदर, टूर एजेंट जो है ना, टूर गाइड। और टूर गाइड समझो मेरा वहाँ एक अबू बन जाएगा, ठीक है। मेरे पास अपने पैसे नहीं होंगे, मेरे पास सिर्फ डॉलर्स होंगे। मुझे अगर लोकल करेंसी चाहिए तो वो मुझे नहीं दे सकता, ठीक है। मुझे उसको बोलना पड़ेगा यार मुझे ये ख़रीदना है, तो वो मेरे लिए ख़रीद के देगा मुझे। मैं कुछ कैरी नहीं कर सकता, लोकल करेंसी कैरी नहीं कर सकता। एंड देन फिर वीडियो मेकिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ़ोन रखना, फिर फ़ोन आई डोंट नो फ़ोन चेक होता है वहाँ पर या नहीं होता, वो भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। किसी तरह की पॉलिटिकल बात नहीं की हो आपने ज़्यादा। आप इंटरनेट का भी कुछ कह रहे थे? इंटरनेट नहीं है वहाँ पर, वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ इंट्रानेट है। मतलब ये कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया का अपना इंटरनेट है, जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर ही चलता है। वो बाहर की चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, और बाहर की चीज़ वहाँ नहीं आ सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड आई डोंट नो, मेरे लिए थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है। रिस्की भी है, फैसिनेटिंग भी है। तो आई थिंक मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जाने में। तो ये नॉर्थ कोरिया है। अगर पाकिस्तानी जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं है। यूएस वाले तो जाते हैं, लेकिन आई थिंक अभी यूएस बैन हो गया है, नॉर्थ कोरिया जा नहीं सकते यूएस वाले, लेकिन इंडियंस भी जा रहे हैं। कुछ ट्रैवलर्स मेरे दोस्त हैं जो कि नॉर्थ कोरिया गए हैं। तो जो बेसिकली ट्रैवलर्स होते हैं, इनको बहुत शौक होता है ना उल्टे सीधे कंट्रीज में जाने का, वो जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है डिलक्स हॉलीडेज के ऊपर ऐलान करें, अस्सलाम ख़वातीनो हज़रात, हमारा नॉर्थ कोरिया ट्रिप जा रहा है अगले महीने, और सब कुछ शामिल है, हैशटैग सब कुछ शामिल है उसके अंदर, और वापसी का कुछ नहीं पता कि आएंगे नहीं आएंगे। क्योंकि यार अभी रिसेंटली सीन ये हुआ था कि नॉर्थ कोरिया में ना एक लड़के ने, उसकी भी गलती थी, ऑस्ट्रेलियन लड़का था, उसने जो है ना वो पोस्टर फाड़ दिया था। वीडियो बनाई थी और किम जोंग अन का पोस्टर फाड़ दिया था वीडियो बनाते हुए, और एक प्रोपेगेंडा पोस्ट था उसका ना वो। तो उसने वो सोशल मीडिया पे आई थिंक अपलोड किया अपने, तो उसको पकड़ लिया ब्रो, उसको सज़ाए मौत हो गई है। सज़ाए मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने जान मार दी उसको बचाने के लिए, और जिस दिन उसको सज़ाए मौत हुई ही वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। बट नहीं, अबे मैंने बोला यार ये तो डरावनी जगह है, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस यार, इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। सो ये है। इसराइल का बताएं, इसराइल कैसे जा सकते हैं? देखिए, इसराइल में कुछ लोग गए हैं जॉर्डन के बॉर्डर्स के थ्रू, और उनको कोई पास मिलता है, और इलीगल है सारा। वो पासपोर्ट उनके हैंड ओवर करते हैं, और फिर उनको वो लोकल टूर गाइड ही उनको जो लेकर जाता है, एस्कॉर्टेड और लेकर आता है, ठीक है ना। और ये विज़िट कर सकते हैं मस्जिद अक्सा।
हाँ, रिलीजियस टूरिज्म तो बहुत है यार. हमारे कितने सारे अंबिया हैं, उनकी कब्रें वहाँ पर हैं, बिल्कुल है, उनके रोज़े वहाँ पर हैं. सो उस लिहाज से तो मतलब हमारा हमने किबला काफी किबला जॉर्डन अव्वल के- है यार, हाँ, किबला अव्वल है. काफी हमने जॉर्डन और लेबनान के टूर्स किए, लेकिन हमने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया टूरिस्ट के लिए. लेबनान तो मैंने भी किया, और मैं तो मेरा जो आपने ड्राइवर दिया था टोनी नाम का, वो तो मुझे एक पहाड़ी पर ले गया, कहने लगा ये देख रहे हो ये पहाड़, इसके पीछे इसराइल है. अच्छा, तो बस हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि हमें इसराइल दिख रहा था वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जा सकते थे हमारा वहाँ कोई भी गाइड आपको इस तरह का नहीं करेगा, क्योंकि रिस्क है ना. पर. उस वक्त तो थोड़ा बहुत पीस था, अभी तो पीस नहीं है. तो बड़ा बैड सीन है. मैं तो 2021 में गया था. क्या कहते हैं आप, अभी लेबनान जॉर्डन के टूर्स हमें करने चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए? जॉर्डन तो सेफ है यार, जॉर्डन से जॉर्डन तो सेफ है. लेबनान का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता करना होगा लेबनान के बारे में क्या सीन है. अभी तो वीज़े खुला हुआ है, वीज़े तो खुला हुआ है. हाँ, बहुत ही अच्छा कंट्री है यार, बहुत अच्छा कंट्री है. बहुत सस्ता अच्छा भी खाना है, पीना जबरदस्त. सस्ता भी है. अरे क्या रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर यार, मतलब एक अभी से हालात बढ़कर. देखो, इतने बुरे हालात के अंदर आप जाएं. पाकिस्तान में ऐसा खूबसूरत शहर नहीं है, No. इतना डेवलप्ड है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है. हाँ, लाइट का वहाँ पर मसला चल रहा था, लेकिन होटलों में तो मसला नहीं होता, लेकिन आम घरों में मसला चल रहा था रेजिडेंशियल एरियाज में. और इसके अलावा वहाँ का जो टूर, वहाँ के जो लोकल है ना, लोकल लड़के लड़कियाँ इंतहाई पढ़े लिखे हैं. हर लड़के लड़की को 6 से 7 ज़बानें आती हैं ब्रो. बड़ी बात ठीक है है, बहुत. क्योंकि फ्रेंच कॉलोनाइज था. ठीक है, और फिर उनको उनके करीब ही जो है ना, वो स्पेन बहुत करीब है वहाँ से, और जो है ना बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का एक्सेस बहुत है, क्योंकि एक ज़माने में ये लास वेगस हुआ करता था ईस्ट का. सही. सो पूरी दुनिया यहाँ पर आया करती थी पार्टी के लिए. बहुत Paris of the East. पेरिस ऑफ द ईस्ट, ये नाम था इसका, पेरिस ऑफ द ईस्ट. सो पीपल वर क्रेजी अबाउट लेबनान. सो आज भी वो चीज़ बाकी है वहाँ पर. हाँ, ये मैंने देखा था कि काफ़ी सारी दुकानें बंद थी वहाँ पे, तो हालात काफ़ी ख़राब थे. लेकिन क्या कंट्री है यार, ज़बरदस्त. इतने हालात के बाद भी नाइट लाइफ इतनी अच्छी है, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लोग तफरी कर रहे हैं वहाँ पे. और खूबसूरत लोग हैं सब यार क्या बात है. बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं बेशक. और सर खाना, हाँ. अबे शावरमे की आज़ाद वहाँ की है भाई. बिल्कुल ऐसा. सीरिया और लेबनान का ये क्लेम है कि शावरमा हमारी चीज़ है. सोचो कि जहाँ से शावरमे की आज़ाद है, तो वहाँ का लोकल फूड कैसा होगा. बारबेक्यू, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट यार, बहुत ही टेस्टी. मैंने तो फूड ब्लॉग्स बनाए थे, मैंने वहाँ जाके मैं तो दीवाना हो गया था यार. डिजिटल नोमैड वीज़ा का आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए? पोर्चुगल का और कुछ का. हाँ, एक तो पुर्तगाल है, और भी एक दो तीन कंट्री हैं जो ये करते हैं. मुझे मलेशिया, इंडोनेशिया बारे करते हैं नोमैड वीज़ा, लेकिन हमने किया नहीं कभी. यार पोर्चुगल के लिए ट्राई करें ना, क्योंकि मैंने भी देखे, एक तो पाकिस्तानी है, उनके पास है डिजिटल ये नोमैड वीज़ा. सो नोमैड वीज़ा उसके पास है, 2 साल का लड़के के पास ना, और वो पाकिस्तान में रहता है, उसका ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसने पूरा प्रूफ किया कि मेरे पास है और मैं रुकना चाहता हूँ. तो लिथुआनिया भी है. अच्छा, लिथुआनिया भी है. ओके, वेरी नाइस. फजल भाई मुझे बताएं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट 4th वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है, इतना वीक क्यों है? सिंपल बताऊं, प्लीज़. तालीम की कमी है, और इनके पास कोई ऐसे लोग नहीं है एक्सपर्ट जो इनको बता सके कि बाहर मुल्क जाके आपने काम कैसे करना है. पाकिस्तान में बेरोज़गारी है. जो भी नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के, सिंध के, वो बाहर जाके काम करना चाहते हैं. अब इनके पास कोई ऐसे लोग नहीं हैं, जो ऐसे लोग मिलते नहीं हैं एक्सपर्ट, जो बाहर के मुल्क की डिमांड्स, जो लेबर की डिमांड्स या जो भी नौकरियों की डिमांड्स आती हैं, उसको पूरी तरह पाकिस्तानी तक पहुंचा सके. पूरी दुनिया में जबकि डिमांड आती है, और ये काम होता है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का. और पाकिस्तान में ये काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस, ये जैसा ट्रैवल एजेंसी है ना. लोग समझते हैं कि ट्रैवल एजेंसी बाहर भेजती है, ऐसा नहीं है. जॉब के लिए नहीं भेजते ट्रैवल एजेंसी. ट्रैवल एजेंसी का काम है खाली घूमने फिरने भेजना या बिजनेस भेजना, वीज़ा लगाना, तफरी. लेकिन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का काम है कि बाहर मुल्क से डिमांड्स लेना. पाकिस्तानी जो लोग हैं जो बाहर मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए सारे उनकी मैच करवाना, उनको जैसे जब जाते हैं उनको मैच, और फिर उनको नौकरियां दिलवाना, हायरिंग करवाना, उनकी हायरिंग करवाना, सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन देखना. और लेकिन ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स 90% जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं. अच्छा, ठीक है ना. अब वो जो है, उनमें स्कैम्स भी बहुत होते होंगे. स्कैम्स तो हर काम में है ना, ट्रैवल एजेंसी के काम में भी है. ठीक है. अब जब उनको अच्छे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स नहीं मिलते, काम की डिमांड्स नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, फिर वो चाहते हैं कि वीज़ा लें और वहाँ जाके स्लिप हो जाए, फिर वो नौकरियाँ ढूंढें वहाँ पर. फिर वो नौकरियाँ ढूंढने, फिर वो काम करें, फिर वो पाकिस्तानी की वर्क
पासपोर्ट की वीक होती है कि पाकिस्तानी आके यहाँ पे स्लिप हो जाता है, छुप जाता है, फिर वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सब अपनी कश्तियाँ जला के आया होता है और उसको चाहता है कि मैं बाहर मुल्क में काम करूँ, अपने मुल्क में पैसा भेजूँ, ठीक है, और सेटल हो जाऊँ, इस नीयत से ज़्यादा। लेकिन चाहे वो गरीब जाहिल आदमी पढ़ा लिखा ना भी हो और जो पढ़े लिखे भी हो, वो भी सब ऐसा कर रहा है। तो इस वजह से पासपोर्ट की वीकनेस पड़ती है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो चीटिंग करते हैं, जब उनको नौकरियां अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि लीगल वे से जाते नहीं हो, तो फिर वो नहीं मिलती, तो फिर वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उनका हमारे मुल्क का नाम खराब होता है, ठीक है ना। और फिर खुदा ना खास्ता क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो मुल्क का नाम खराब होता है। तो ये सारा सिस्टम है, ये सिस्टम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर अच्छे मिल जाएं और ये मुल्क के कोने कोने में अपने पैगाम पहुंचाए कि हम आपको अच्छी जॉब दिलवाएंगे बाहर मुल्क में जो काम करना चाहते हैं, फिर काम अच्छा होगा। और इसमें बहुत बड़ा रीज़न डंकी का भी है कि इलीगली यहाँ से जब जाते हैं तो वो भी पाकिस्तानी है। ये भी प्रमोटर्स होते हैं, एक तरह से जाहिल प्रमोटर्स होते हैं, जो उस जाहिल से नहीं, अननोन पढ़े लिखे लोगों को उनको वो अप्रोच करते हैं और फिर उनको भेजने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि रास्ता होगा, जो भी है पैसा लगेगा इतना होगा, और वो भी चाहते हैं कि हम जाएं बाहर और काम करें। तो यही है ना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इस जहाँ तक दुनिया भर में रिक्रूटमेंट्स की इवेंट्स होते हैं, सब एक साथ मिलते हैं और फिर वहाँ से डिमांड्स जनरेट होती हैं। उस डिमांड्स में हमारे प्रमोटर्स का काम है कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, उनसे बात करें, उनको पता है कि पाकिस्तान में कितने हुनरमंद लोग मौजूद हैं हर तबके में, ताकि वो लोग उनके, और फिर ये पासपोर्ट की वर्क करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेन अफेयर्स, ठीक है ना। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को मुस्तहकम करने में फॉरेन अफेयर्स का भी बड़ा किरदार है, ताकि जो मुल्क से वो दूसरे ममालिक से उनके जितने अच्छे ताल्लुकात बढ़ते जाएंगे वो, और ताकि फिर उनके वीज़ा इजी होंगे पाकिस्तानियों के लिए। जो वीज़ा इजी होंगे तो फिर पाकिस्तानी ट्रैवल करेगा तो फिर पाकिस्तानी की वर्थ बनेगी। और You're right, because इसमें फॉरेन अफेयर्स का जो है ना 50% किरदार है। एज आ ट्रैवलर तो हमारा है कि कोई भी गलत काम नहीं करें, लीगल ना करें, बट ये कि हमारी जब फॉरेन अफेयर्स ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये कि अभी थाईलैंड का ई वीज़ा हो गया, तो ये फॉरेन अफेयर्स का कमाल है, ठीक है। अच्छा, ई वीज़ा और डॉक्यूमेंट वाले वीज़ा में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब डॉक्यूमेंट वाला वीज़ा ये होता है, इसमें डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं और आपको फिर मैनुअली जो है ना सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका जो है ना पासपोर्ट पे स्टिकर लगकर आता है। ये अगर कैटेगरी है तो इस कैटेगरी की वजह से ना इसका मतलब ये कि वीज़ा रिक्वायर्ड है और बड़ा सख्त वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से ना आपका पासपोर्ट इंडेक्स में लेवल गिर जाता है। लेकिन ई वीज़ा आ गया तो इसका मतलब वीज़ा के लिए आसानी हो गई, तो आपका पासपोर्ट लेवल जो है वो बढ़ गया। इस तरह से बाली का ई वीज़ा आ गया, बढ़ गया। मलेशिया का ई वीज़ा आ गया, बढ़ गया। उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा आ गया, बढ़ गया। इस तरह से जितने कंट्रीज़ हैं करीब के या दूर के अफ्रीकन कंट्रीज़, बड़े छोटे कंट्रीज़, हम यूएस और यूके की बात नहीं कर रहे या शेंजन की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी दुनिया में 150 मुल्क हैं यार, ठीक है। तो उनके इस तरह से अगर ई वीज़ा आने लग गए तो उससे होगा ये कि हम चौथे वर्ष से जो है वो बेस्ट 50 में तो आ सकते हैं आराम से, जो कि मेरी नज़र में हम आराम से बेस्ट 50 में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी ख़राब है लेकिन वो फिर भी बेस्ट 50 में है। क्यों? क्योंकि उनका फॉरेन अफेयर्स अच्छा है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हाँ, डंकी के ऊपर जितनी कंट्रोल होगा उतना बेहतर होगा हमारे। बेस्ट ऑफ 100 में भी आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा पाकिस्तानियों के लिए। ऐसा ही है। अच्छा, अब मेरा सवाल जो है ना बड़ा मेरा फेवरेट है, और ये है टूरिज़्म। मेरा फेवरेट टूरिज़्म वो है स्पोर्ट्स टूरिज़्म। भाई, स्पोर्ट्स टूरिज़्म के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं। देखिए, पाकिस्तानियों का अभी सबसे मोस्ट पॉपुलर जो स्पोर्ट है वो है क्रिकेट। ऐसा ही है। इस क्रिकेट में हमने आईसीसी से रब्ता किया, इन्होंने हमें ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट बनाया पाकिस्तान में पहली बार किसी ट्रैवल एजेंसी को। अच्छा, डिलक्स हॉलीडेज़ को मैंने देखा था आईसीसी की वेबसाइट पर, डिलक्स हॉलीडेज़ का नाम था। सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया की जो इवेंट था T20 वर्ल्ड कप 2022, हमने उसे टारगेट किया और कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया हम लोगों को लेकर जाएं। तो उसी लिए हमने टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोगों को हम ग्रुप की शक्ल में लेकर गए। 500 लोगों को ग्रुप की शक्ल में लेके गए ऑस्ट्रेलिया और उस वर्ल्ड कप के लिए। और अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा भी, तो सबके पैसा वसूल हुआ। सबके लिए होटल अरेंजमेंट्स करना, सिडनी में, मेलबर्न में, इस तरह पर्थ में पाकिस्तान का मैच था। बहुत लोग खुश हुए, बहुत घूमे फिरे लोग। सबको 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिला ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया के लिए भी आपने कोशिश की होगी 2023 के वर्ल्ड कप में? जी बिल्कुल की थी, लेकिन हम वहाँ पे हमें अच्छा सपोर्ट नहीं मिला क्रिकेट फैंस के लिए। बड़े मायूस हुए क्रिकेट फैंस। जबकि आई थिंक आपने जो टूर है उसका ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट कर दिया था। बिल्कुल कर दिया था। और मेरे
मैच की टिकट्स हमने खरीद ली थी, लेकिन आईसीसी ने हमें बहुत हमारा साथ दिया, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि पॉलिसी नहीं थी पाकिस्तानी के लिए। लेकिन यूएसए 2000 जो अभी यूएसए में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, हमने ज़बरदस्त काम किया और बिल्कुल, और लोग को बड़े एंजॉय किया, क्रिकेट फैंस को बड़े वीज़े लगाए हमने यूएसए में। अभी भी अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसमें भी हम ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट हैं आईसीसी के। तो 2 ही मैचेस होंगे? बिल्कुल है, पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट और पैकेज हम लॉन्च करने वाले 1 हफ्ते के अंदर। अरे वाह, क्या बात है। अब देखते हैं कि आपका पॉडकास्ट वाला पहले रिलीज होता है, हमारा पैकेज पहले पैकेज इंशाल्लाह आपका पहले रिलीज होगा। और दूसरा ये है कि मुझे बताएं कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका क्या सीन है? बिल्कुल, उसमें भी हम ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट हैं। हाँ, और जो देखना चाहते हैं आईसीसी की वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट की लिस्ट में देखें, डेलस होल्डेज का नाम है, वाहिद है। बाकी सारे ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और इंडियन एजेंसीज हैं, लेकिन पाकिस्तान के वाहिद डेलस हॉलिडेज है। क्या बात है। और हम चाहते हैं कि और एजेंसीज ज्वाइन हो हमारे साथ, ताकि मज़ा आए, ताकि आईसीसी पे प्रेशर पड़े कि पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स जो काम कर रहे हैं, ताकि क्रिकेट फैंस और बढ़ेगा। और ये सब ये हमने जो कर रहे हैं, सारी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? टूरिस्ट और ट्रैवल फैंस के लिए कर रहे हैं ना, जो घूमने फिरने जाएं और मैचेस एंजॉय करें। फुटबॉल का भी देखते हैं हम? फुटबॉल के भी देखते हैं, लेकिन फुटबॉल में पाकिस्तान क्रेज इतना ज़्यादा नहीं है कि वो घूमने फिरने चाहे उसके लिए। लेकिन फीफा कतर में बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। मैं आपको बात बताता हूँ, रशिया में 2021 में जो एक क्वार्टर फाइनल हुआ था यूरो कप का, रशिया ने वैसे कोविड में से पहले भी एक जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी रशिया जो फैन आईडी दी थी, और ये इस मैच के लिए भी रशिया ने फैन आईडी का प्लान किया। पाकिस्तानी को मैं खुद 125 लोगों का ग्रुप लेकर गया हूँ, रशिया लोगों को लेकर गए, वो मैच दिखाया, सेंट पीटर्सबर्ग में वो मैच था। अच्छा। वो घूम फिर के आए सब। ये कोविड के बाद है, 2021 में गए थे, 2020 यूरो जो 2021 में हुआ था वो मैच कोविड की वजह से, और हम लेकर गए फैन आईडी। और मैंने अपने सब जिम्मेदारी। कितने दिन का वीज़ा मिला था वो? हाँ, जितने दिन का इवेंट होता है वो, जैसे कि मैच के 5-6 दिन तक का हम रुक सकते थे। हाँ, उसमें मैच के 1 हफ्ते बाद वापसी का सबको डेडलाइन थी कि 12, जैसे 5 तारीख को मैच था, 12 अगस्त को से पहले लोगों को वापस आना है फैन आईडी के। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे थे फेक फैन आईडी की वजह से। ट्रैवल एजेंट उनको गलत फैन आईडीज बनाकर दे रहे थे। और टर्किश एयरलाइन ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि पाकिस्तानियों को कोई भी एंट्री नहीं दे रहा रशिया की, आप ग्रुप लेके ना जाइएगा, कोई भी नहीं जाए। हम टर्किश एयरलाइन ने सब अनाउंसमेंट कर दिया। मैंने कतर एयरलाइन पे सारी टिकटें बनाई थी, सबको मैं अपनी जिम्मेदारी पे ग्रुप को लेकर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप क्लियर हुआ। 8 घंटे के बाद क्लियर हुआ। इमिग्रेशन पे सबसे वेरिफिकेशन हुई फैन आईडी की, सबसे पूछा कि आप क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। हमारे टूर ऑपरेटर्स बाहर एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे, किसी को भी बुला सकते थे वो सवालात के लिए, पूछने के लिए, किसी भी बंदे के लिए। सब लोगों को क्लियर कराया, एक बंदा भी मेरा डिपोर्ट नहीं हुआ। हालांकि मुझे ट्रैवल डायरी, सोशल मीडिया, हर जगह पे लिखा रहा था पाकिस्तानियों को नहीं रहना, एयरपोर्ट पे सबको कैद कर दिया था, बाहर क्लियर नहीं करने थे, वैसे वो रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्ट करते। लेकिन ये सब फेक पे हो रहा था, फेक फैन आईडी पे हो रहा था, और लोगों के पास रुझान नहीं जा रहा था कि पाकिस्तानी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं ग्रुप लेकर गया था और कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त यार, जबरदस्त। और ये इसी तरह कतर की फैन आईडीज में भी हमने काफ़ी काम किया। अच्छा, बिजनेस वीज़ा के बारे में बताएं कि कहाँ के बिजनेस वीज़ा आप अरेंज कर रहे हैं? चाइना के बिजनेस वीज़ा हम लोग करते हैं। अरे चाइना की बात ही अलग है। यूरोप के बिजनेस वीज़ा हम लोग करते हैं। अच्छा। हम इंडिया के बिजनेस वीज़ाज करते हैं, और इसके अलावा हम लोग फार ईस्ट में भी कंट्रीज में जितने बिजनेस वीज़ा हम लोग करते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स का काम है कि बिजनेस वीज़ा की सर्विस देना लोगों को, क्योंकि सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको हम सर्विस नहीं देंगे तो कैसे करेंगे। बस हम स्टूडेंट वीज़ा नहीं करते, इमिग्रेशन वीज़ा नहीं करते, जॉब वीज़ाज नहीं करते। सबसे अच्छा कहाँ के बिजनेस वीज़ा मिल रहा है? चाइना है। हाँ, चाइना के वीज़ा आसानी से मिल जाता है। मिल जाते हैं। टर्की के बिजनेस वीज़ा मिलते हैं, मिल जाते हैं। और चाइना एज अ कंट्री कैसा है? देखें, चाइना के ग्रुप्स हमने बहुत लगातार किए हैं। अच्छा। और उसका नाम भी हम रखते थे चांदनी चौक टू चाइना ग्रुप का नाम रखते थे। ठीक है ना, उसमें भी हम लोग सारे हलाल खाने का इंतजाम करते थे, क्योंकि हमारा पार्टनर चाइना में मुस्लिम है। तो जिनजियांग जो प्रोविंस है वो पूरा मुस्लिम प्रोविंस है, और वहीं पे हमारे टूर कंपनी जो पार्टनर है उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। में लेके जाते हैं? नहीं जाते। टूर तो वो सारे अरेंजमेंट्स हमें करता है। होटल तक भी हमें मुस्लिम शावर वाले दिलवाता है लोगों के लिए। बीजिंग और शंघाई हमने किया बुलेट ट्रेन के साथ, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, डिज्नीलैंड हम लोग करते हैं शंघाई में, और फिर हैंगजू रिवर क्रूज होता है, सब चीज़ें करते हैं। बड़ा अच्छा टूर हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी पते की बात है, लोगों को नहीं पता,
अगर 5 दोस्त यार मिल के चाइना जाना चाहते हैं ना और उनके पास बिजनेस इन्विटेशन नहीं है चाइना का तो भी वो ग्रुप वीज़ा पे जा सकते हैं। कम से कम सिर्फ 5 लोगों का ग्रुप वीज़ा होना चाहिए। अच्छा। और उनको क्या करना है, किसी अच्छी ट्रेवल एजेंसी पे जाएं, उनसे कहीं भी जाएं, उनसे कहें कि हमें चाइना का ग्रुप वीज़े के साथ पैकेज कर दें। वो आपका हफ्ते का 10 दिन का जितने दिन का चाहे आपके लिए प्लान करेगा, खाने पीने के साथ करें चाहे या विदाउट खाना पीना, और आपके लिए टिकट बुक करेगा। वहाँ से अपने पार्टनर से इन्विटेशन लेटर मंगाएगा आपके नाम का। एक ही फ्लैट पे सबको जाना है, एक ही फ्लैट पे आना है, कम से कम 5 लोग होने चाहिए। और वहाँ से थाईलैंड चले जाएं, वापसी में जहाँ जाना चाहे, थाईलैंड, दुबई, जहाँ दुनिया में जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन फ्लाइट पहुंचे आप एक ही फ्लाइट पे चाइना में, वापसी भी उसी फ्लाइट पे सब मिलके वापस आए। ठीक है। और ये वीज़ा यहाँ पे VFX के पास चाइना का ड्रॉप बॉक्स है, यहाँ पे इन्विटेशन जमा कराएं, वो ट्रैवल एजेंट ही आपके लिए करा देगा सब कुछ। 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। ये बिजनेस वीज़ा इतने महंगे मिलते हैं ना, ये आपका होटल और टिकट के साथ ये सब कुछ 2-3 लाख में हो सकता है अगर आप जाना चाहते हैं ग्रुप की शक्ल में। सिर्फ 5 दोस्त यारों को मिलके जाना है और फिर वहाँ पे वो आप अपने लिए 2-3 दिन अपने बिजनेस मीटिंग्स या बिजनेस उसके लिए भी आप दे सकते हैं, ताकि आपको कोई काम करना या कोई चीज़ रिसर्च करनी हो। आपको पता है कि कौन सा ऐसा शहर है, हैंगजू है, क्वांगजू, हाँ, कैंटन फेयर वही होता है ना, क्वांगजू में। शंघाई भी बहुत अच्छा है काम के लिए, सुई धागे से लेके जहाज तक हर चीज़ मिलती है। हाँ, वो एक बहुत छोटा सा शहर है, वो जो है ना समझो वो देसी शहर है चाइना में ना। वहाँ सारे पाकिस्तानी इंडियंस आपको मिलेंगे, बहुत लोकल है, बहुत हलाल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर ना, तो वहाँ वो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा तो ग्वांजो है मेन जो है ना वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शेंजन है। बहुत बड़ा है यार चाइना, बहुत बड़ा है, बहुत ही मज़े की जगह। ओके, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों की बाइंग पावर के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, 2019 में मेरी एक फेवरेट डेट है 5 फरवरी। वो 5 फरवरी कश्मीर डे की ऑफ आता है। उसके बाद कोई ना कोई वीकेंड लग जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे वीकेंड लग जाता है। तो वो ऐसी डेट है और लकी है हमारे लिए, डेलस होलिडेज के लिए भी और पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए भी। 2019 में मैंने 2019 5 साल पुरानी बात है, 77,000 का बाकू लॉन्च किया था। 400 बंदा हमने जमा किया था लोग जाने के लिए। पहली तारीख को गए थे, 5 को वापस आए थे। 400 लोग एक साथ ग्रुप में, ठीक है ना, 2-3 फ्लाइटें मल्टीपल पे, और धमाल हो गई। 400 बंदा तो बहुत है, पूरी फ्लाइट आपकी है, सही है ना। तो ये कि अब जो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो पाकिस्तानी को हिट पड़ी है ना, बाइंग पावर पहले से कम है। पहले जो पाकिस्तानी 5 स्टार एलीट में स्वीट रूम में रहता था ना, वो 5 स्टार में स्टैंडर्ड रूम में रहता है। जो 5 स्टार में रहता था वो 4 स्टार में रहता है, जो 4 स्टार में रहता था वो 3 स्टार में रहता है। क्योंकि आप बजट कॉन्शियस हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि फेयर ज़्यादा हो गए, महंगा हो गया, बहुत फेयर ज़्यादा हो गए, टोटल ट्रिप महंगा पड़ रहा है, तो फैमिलीज़ के साथ घूमना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में आपको पता है एक हेड ऑफ द फैमिली ही कमाने वाला है, तो पूरी फैमिलीज़ की 5-6 लोगों की फैमिली है, तो सब उसके ऊपर बर्डन है। तो वो जो ट्रैवलिंग जो बाइंग पावर है ना, पहले से कम हो गई है। तो चाहता है कि एक अच्छे प्लान मेरा बन जाए। वो अब अकोमोडेशन में पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। अच्छा, पाकिस्तानी जो टूरिस्ट है ना, पहले हमेशा से चाहता है कि उसे अकोमोडेशन अच्छी मिले, मतलब उसको एडवेंचर टूरिस्ट नहीं है पाकिस्तानी, तो आप जानते हैं। तो पाकिस्तानी चाहता है कि वो सहूलतें मिले, हर चीज़ में सहूलत मिले। अभी भी ये चाहता है, लेकिन अब वो उसकी बाइंग पावर की वजह से बजट कॉन्शियस हो गया है। पहले अकोमोडेशन बहुत अच्छी चलता था, अब थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ताकि उसके घूमने फिरने में पैसा लगे, खाने पीने में पैसा लगे, और वो सब कुछ एक्टिविटीज। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं हनीमून पर गया था 2021 के एंड में, और 2021 को गुजरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी टिकट्स बहुत सस्ते थे। ये तो 2020 में हमारी इकॉनमी हिली और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और फिर चीज़ें महंगी हो गई, ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगी हो गई। आप यकीन करें फजल भाई, मैं कराची से दुबई से मालदीव्स बिजनेस क्लास में गया था, 2,20,000 का टिकट। अब इकोनॉमी है, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, 2,20,000, और अब वो टिकट इकॉनमी में मिलता है आपको। फ़र्क भी तो कितना बड़ा आ गया है। सो उस ज़माने में 2021 पे मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि यार अब हर साल मैं एटलीस्ट 2-3 ट्रिप जो है वो आराम से बिजनेस क्लास के लगा सकता हूँ। फिर मैं 2022 के जनवरी में गया फैमिली के साथ, तो यहाँ से थाईलैंड का टिकट 3.5 लाख रुपए, कतर एयरवेज बिजनेस क्लास। मैंने अपने वालिदैन का करवाया था, अम्मी अब्बा का करवा दिया था। सही है, महंगा नहीं था।
और 1,40,000 रुपये का जो था वो था आम टिकट, जो कि मुझे महंगा लग रहा था। मैंने बोला यार ये तो काफ़ी महंगा है, हम तो 80-90 हज़ार रुपये में जाने वाले थे थाईलैंड, लेकिन महंगा था। 3.5 लाख रुपये जो है वो बिजनेस क्लास था, और अब वो 3.5 लाख में नहीं मिलेगा, 3.5 लाख में नहीं मिलेगा थाईलैंड। एक और बात, अब ऐसा है कि दिल्ली से जो लोग जाते हैं थाईलैंड घूमने के लिए 30 से 35 हज़ार इंडियन रुपीज़ में वो 5 दिन घूम फिर के आ जाते हैं थाईलैंड। बहुत सस्ता है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बजट एयरलाइंस है। पाकिस्तान में बजट एयरलाइंस इतनी है नहीं। अब एक सऊदी, पाकिस्तान में एयरलाइंस ही नहीं है ना डायरेक्ट। मैं बाकू कैसे जाऊँ डायरेक्ट, मैं उज़्बेकिस्तान कैसे जाऊँ बाकी? अब आ रही है ना, अजरबैजान एयरलाइन आई है, लाहौर में, इस्लामाबाद में चल रही है, डायरेक्ट बाकू जाती है। ठीक है, इस तरह एयर एशिया आने वाली है पाकिस्तान में। थाईलैंड तो डायरेक्ट नहीं जा सकती ना इस साल में एयर एशिया आने वाली है पाकिस्तान में। ओके, ठीक है। इसके अलावा एयर एशिया आने वाली है। हाँ, अब एयर एशिया की वजह से फार ईस्ट में आप लोगों को सस्ते डील्स मिल सकती है। बाली भी नहीं जाती कोई डायरेक्ट। और देखो मेरा पॉइंट पता है क्या है? मेरा पॉइंट है कि मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान में कौन है जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और क्योंकि एयरलाइंस को कौन हैंडल करता है, टूरिज्म का कौन सा मिनिस्टर है जिसको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में चाइना ट्रैवल बहुत बंदा करता है। आपके पास कोई एयरलाइन ही नहीं है जो डायरेक्ट शंघाई जाती हो भाई। ऐसा ही है। पूरा ट्रैवलर, लाखों बिजनेसमैन है जो कि चाइना जाता है, एक भी एयरलाइन नहीं है जो कि कराची से डायरेक्ट शंघाई की फ्लाइट हो या कराची से डायरेक्ट ग्वांगजो की फ्लाइट हो, एक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर से डायरेक्ट ग्वांगजो की फ्लाइट हो, ग्वांगजो और शंघाई 2 शहर हैं। हमारी PIA और एयर चाइना वो भी बीजिंग जाती है। बीजिंग कोई भी पाकिस्तानी नहीं जाता बिजनेस के लिए, कोई बिजनेस नहीं है बीजिंग में। बीजिंग इज अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट प्लेस। बिजनेस जो है वो शंघाई में और आपको ग्वांगजो में मिलेगा, और पूरी दुनिया की फ्लाइटें डायरेक्ट आती हैं। पाकिस्तान से फ्लाइट ही नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि कोई करप्शन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कौन सी बेवकूफ़ी है कि आपका बिजनेस है भाई, आपको सिर्फ फ्लाइट निकालनी है। नहीं है, PIA नहीं जाती, PIA यूरोप नहीं जाती। अब मुझे लंदन जाना है डायरेक्ट कराची से, मैं कैसे जाऊँ? ऐसे ही नहीं जा सकता ना, मैं नहीं जा सकता। तो आधे मतलब पूरी दुनिया में मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। मुझे उज़्बेकिस्तान भी कराची से जाना होगा तो मुझे तकरीबन आधा दिन लगेगा। अब लेकिन मैं आपको बात बताऊं, पहले से एयरलाइन बढ़ती जा रही हैं अब। ओके, ठीक है ना। सऊदी की डोमेस्टिक एयरलाइंस आई हैं, सेंट्रल एशियन एयरलाइंस आ रही हैं, उज़्बेकिस्तान अब तो एयरलाइन दोबारा शुरू हो गई है, लाहौर से डायरेक्ट जा रही है ताशकंद। इस तरह की अब बढ़ती जा रही है। चाइना साउदर्न भी ऑपरेट कर रही है इस्लामाबाद से, मेरे ख्याल है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें एयरलाइंस जो ऑपरेट करती रहेंगी ना, बजट एयरलाइंस और मल्टीपल एयरलाइंस पाकिस्तान आएंगी, तो पाकिस्तानी ट्रैवलर्स और ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, और पाकिस्तान में भी इनबाउंड टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि एक इंडियन के लिए दिल्ली और मुंबई से इतने सस्ते टिकट हैं। एक तो मतलब 20,000 25,000 का टिकट मिल रहा है उनको रिटर्न फुकेट का। अरे पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपये हो गए। जी बिल्कुल। तो यार ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि एयरलाइंस ऑप्शन ज़्यादा है ना, और टैक्स का भी सीन है ना। हाँ, टैक्स भी का कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। टैक्स भी तो कम है, बहुत कम। अच्छा, एयरलाइन ऑप्शन ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा। इंडिगो एयरवेज हो गई उनकी अपनी, ठीक है। एंड देन इसी तरह छोटी इवन एयर इंडिया भी बहुत सस्ती है। पूरे इंडिया में पोर्ट अच्छा आती है, बिल्कुल हर शहर में करती है। एयर एशिया कहाँ की है? तो थाईलैंड की है ना। मलेशिया की है। मलेशिया फिर थाईलैंड में भी है, सिंगापुर भी बेस करती है, मलेशिया भी करती है। तो देखो इसने पूरे एशिया को कवर किया हुआ है। और पाकिस्तान आ रही है तो सस्ती है। इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर पाकिस्तानी टूरिस्ट। और जो पाकिस्तानी टूरिस्ट पाकिस्तान में भी लोग आना चाहते हैं बाहर से, वो भी ट्रैवल करेंगे ज़्यादा जब उनके पास ऑप्शन आएंगे। तो ऐसे ही है कि वाकई जो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है। अब ऐसे यूरोप ट्रिप की मैं बात करता हूँ, 2018 के अंदर मैंने यूरोप ट्रिप किया 3.5 लाख रुपए में आराम से। 2000 यूरो में हो गया था मेरा पूरा ट्रिप, इंक्लूडिंग माई टिकट्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि मैं तो हॉस्टल्स में स्टे करता हूँ, सस्ता पूरा सिस्टम। तो 15 दिन का ट्रिप लग गया था, और 1 महीने का मैंने ट्रिप किया था 4.5 लाख रुपए में। आज की तारीख में 1 महीने का ट्रिप आपका 10 लाख रुपए से कम का नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इतना महंगा हो गया। 4-5 साल पहले 3.5 लाख रुपए में हम यूरोप घुमाते थे 10 दिन खाने पीने के साथ। खाने पीने के साथ यार 10 दिन लोग गए हैं ग्रुप्स की शक्ल में हमारे पास। आज भी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपने हमें घुमाया है। ठीक है, अभी 1,20,000 में हम टर्की किए 21-22 में, 2021 और 2022 में 1,20,000 टर्की यार। 7 दिन 8 दिन लगातार, हर हफ्ते 100 बंदा जा रहा है ग्रुप में। और अभी तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि टर्की भी महंगा हो गया। महंगा हो गया टर्की, महंगा हो गया, फेयर्स अलग महंगे हो गए, वीज़ा महंगा हो गया टर्की का 60,000 वीज़ा। और हर कंट्री के वीज़ा पहले जैसे नहीं रहे, बहुत महंगे हो गए यार।
दैट्स ट्रू यार। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है एज अ ट्रैवलर ना, बड़ा मुश्किल हो गया। इसी वजह से फिर जब जिस तरह से डिलक्स ट्रैवल्स है, उनकी कोशिश यही होती है कि यार ग्रुप ट्रैवल निकालें तो इतना सस्ता हो कि आप इंडिविजुअली इतना सस्ता नहीं कर सकते। ये बात तो फैक्ट है। जैसे अगर मैंने उज़्बेकिस्तान का ट्रिप किया था, जो इनका पैकेज था, अगर मैं इंडिविजुअली करने की कोशिश करूँ पॉसिबल ही नहीं करूँ मैं, क्योंकि इनको जो है ग्रुप के अंदर इनका पूरा जो है एक सिस्टम बन जाता है। वो आप रिटेल और होलसेल में आप होलसेलर से नहीं लड़ सकते एज अ रिटेलर प्राइस में। सो ये वाला सीन होता है बेसिकली। एक तो ग्रुप में ना बड़े, मैं आपको बताऊं, एक तो हमें नेगोशिएट करना पड़ता है सारे सप्लायर से, एयरलाइन से लेके होटल से, रेस्टोरेंट से, सबसे ट्रांसपोर्टर से, सबसे गाइड से, सबसे नेगोशिएट करना है। और फिर अपने लिए रिस्क लेना है लोगों के लिए, हम खुद के बिहा पे, खुद की जिम्मेदारी पे, कि उनके लिए पहले से सीट्स ब्लॉक करनी है और फिर लोग तक पैगाम पहुंचाना है सोशल मीडिया, गूगल के थ्रू कि आप हमारे पास आएँ, हमारे डेटाबेस के थ्रू हमारे पास आएँ, हमने ये पैकेज लॉन्च किया आपके लिए। फिर वो हमारे पे बुकिंग करते हैं और फिर हम पे एतमाद करके और फिर उनको सहूलतें देना टाइम पे। आपको पता है 50 लोग बस में जा रहा है, थाईलैंड में, बैंकॉक में है, 7 बजे की फ़्लाइट है, मुझे उनको पहुँचाना है ना 3-4 बजे तक, नहीं मैं पहुंचा पाया ट्रैफिक की वजह से, कुछ भी करके, किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। कितना बड़ा रिस्क है आप सोचो। 50 लोगों का रिस्क, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ 50। दिसंबर की एंड में आखिरी 10 दिनों में हमने 1000 बंदा सिर्फ ग्रुप की शक्ल में भेजा है। 1000 बंदा। वेरी नाइस यार। अमेरिका भी, यूके, अभी अमेरिका भी में ग्रुप चल रहा है, यूके भी, यूरोप भी, टर्की भी, फार ईस्ट में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, रशिया, उज़्बेकिस्तान, बाकू, अफ्रीका, हर जगह पे, ठीक है ना। तो ये सबको मिला के 1000 बंदा सिर्फ आखिरी के विंटर वेकेशंस पे, तो पाकिस्तानी कितना ट्रैवल करता है, और सबको सहूलतें दिए कम रेट पे। मैंने अक्टूबर में, डिलक्स होल्डर्स को 10 साल हुए, बुटीक और ये जो कपड़ों की जो चीज़ें हैं या कोई भी किसी किस्म की चीज़ें, उन पे 10% को सेल लगे तो ठीक है, समझ में आता है। कोई टूर पैकेज पे 10% की सेल लगने का मतलब है कि 5 लाख का पैकेज 4.5 लाख का हो गया, ठीक है जी। 10 लाख का पैकेज 9 लाख का हो गया, 10% सेल। अगर आप 5 लोगों की फैमिली मेंबर है तो आप लोग का 5 लाख 6 लाख हर फैमिली को बच रहा है। वो सेल मैंने लगाई अक्टूबर में, लोगों ने, मेरे पास 500 लोगों ने बुकिंग कराई सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, विंटर वेकेशन की मैंने सेल लगाई थी। तो लोग चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो, और फ़ायदा देने वाले टूर ऑपरेटर या कोई भी ट्रैवल एजेंट हो, हम या कोई भी हो, वो देता है तो वो ट्रैवलर इसको ग्रैब करता है उस डील को। इंशाल्लाह ईद हॉलीडेज़ की सेल भी निकाल रहा है लोगों के लिए। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि डिलक्स हॉलीडेज टोटल कितने मुल्कों का वीज़ा दे रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर? 70+ कंट्रीज, 70+, that's a lot यार। ब्राज़ील से लेके साउथ कोरिया तक। अच्छा, पूरी दुनिया कवर हो रही है इसके अंदर। जो 70+ कंट्रीज हैं जो अब तक हम वीज़ा सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को। इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं बहुत सारी, इसमें साउथ अमेरिका भी है, नॉर्थ अमेरिका भी है, एंड देन इसके अलावा इसमें अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारी हैं, पैसिफिक एशियन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक भी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। लोगों को शायद इल्म में नहीं है, ग्रुप वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का भी हो रहा है, ग्रुप वीज़ा न्यूजीलैंड का भी हो रहा है, और वो दे रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, एक और काम भी करते हैं हम लोग जो शायद नहीं पता, कॉर्पोरेट्स को भी हम लोग डील करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑटोमोबाइल्स में, फार्मा में, सबको डील करते हैं और वो अपने क्लाइंट्स को, अपने डीलर्स को, अपने स्टाफ को, अपने जितने भी उनके जो एजेंट्स हैं उनको टारगेट्स पे, सेल्स पे अचीव होने पे लोगों को घुमाते फिराते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो भी जितने, तो वो घुमाते उनके लिए भी हम लोग डील करते हैं। वो हमारे पास आते हैं बड़े शौक से कि भाई आप लोग ग्रुप टूर इतने ज़बरदस्त सस्ते हैं, आप हमारे लिए भी डील निकाल के दें, और उनके लिए करते हैं हम लोग। ज़बरदस्त यार। तो ये भी एक, और उन कॉर्पोरेट्स कंपनीज की वजह से उनके वीज़ाज भी 100% लगते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि इनके तो डॉक्यूमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कहीं भी हो। अच्छा, रिलीजियस टूरिज्म के बारे में बताएं कि उसका क्या सीन है, उसके कौन कौन से ट्रिप्स हैं आपके? रिलीजियस टूरिज्म में हम लोग उम्रा को हमने फोकस किया हुआ है। उम्रा के साथ हम लोग जो है लेजर टूरिज्म को भी अब फोकस कर रहे हैं। जैसे कि रियाद का हमने न्यू ईयर पे पैकेज निकाला था, लोग गए। सऊदी अरब ने क्या किया है कि उम्रा वीज़ा पे कंट्री में किसी भी पोर्ट पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो रियाद एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप्ड सिटी है, और नियोमी सिटी वहाँ पे बन रहा है, वो भी ज़बरदस्त है, फ्यूचर सिटी है वो। और रियाद में भी होटल शानदार, फेस्टिवल लगते हैं, खाने पीने शानदार है, मौसम अच्छा है, और सऊदीया टूरिज़्म पे बहुत काम कर रहा है। इसी तरह लोग उम्रा पे जाते हैं तो ये सऊदीया में
रियाद जा सकते हैं। अच्छा, एक अलूला डेस्टिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है, अगर वो जाना चाहें कपल्स या फैमिलीज या जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। और बाकी हम लोग के हर महीने में 3-4 उम्रा के ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोग अच्छे 5 स्टार होटल के पैकेज इकोनॉमी रेट्स में निकाल रहे हैं ताकि लोग फ़ायदा उठाएं। स्वीट रूम्स दे रहे हैं, स्वीट रूम्स में लोगों को फ़ायदा उठाएं ताकि उनको खाना पीना, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ कराते हैं हम लोग, बुफे, ताकि उनको कोई टेंशन ही ना हो, सिर्फ उनके काम हो, इबादत करना और सहूलत लेना। तो ये है। ओके, ज़बरदस्त। ये तो, और हम लोग वुमेन लेडीज़ के टूरिज्म के लिए बड़ा काम करते हैं वुमेन के लिए। किस तरह से? जैसे कि हमारे ग्रुप टूर्स में हम वुमेन के लिए अच्छे रेट्स निकालते हैं और इसके लिए लेडीज़ ओनली टूर्स निकालते हैं। और काफ़ी सोलो लेडीज़ हमारे साथ ट्रैवल करती हैं। कैसे ट्रैवल करती हैं? उनका एतमाद बढ़ा है कि ग्रुप में उनके पास सहूलतें मौजूद होती हैं, उनके पास गाइड पहले से मौजूद है, उनको कहीं अकेले घूमना फिरना नहीं है। तो फैमिलीज़ के जो फ़र्द हैं वो उन पर एतमाद करते हैं और फिर उनको भेजते हैं कि हाँ भाई, हाँ ये टूर ऑपरेटर ठीक है, इनके सर्विसेज ठीक है, आप उनके साथ जाएँ। और वो कम्प्लीटली एस्कॉर्टेड होती हैं टूर गाइड और टूर लीडर की सरपरस्ती में। तो सोलो लेडीज़ का भी बड़ा एतमाद हुआ है ताकि वो और भी इस तरह हम लोग कोशिश करते हैं। ये तो ज़बरदस्त है, क्योंकि पॉइंट ये है कि जितने भी हम ट्रैवलिंग देखें ज़्यादातर 90% मर्द ही कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग, तो उनको इनकरेज करना बड़ा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाय, ज़बरदस्त यार। तो मुझे बताएं कि एज अ पाकिस्तानी हमें हमारे लिए कितना रिस्क है बाहर ट्रैवल करना? देखिए, डार्क साइड पे बात करना चाह रहा था मैं आपसे। देखिए, स्कैम्स और फ्रॉड्स, चीट्स और क्राइम हर जगह है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, टर्की में है, ब्राज़ील में है, सारी कुछ कंट्री, यूरोप में, इटली में है, ठीक है ना। हर जगह है बैड, अच्छे और बुरे हालात जगह हैं, डेस्टिनेशंस में, पॉइंट्स, एरियाज़ हर जगह है। आपने हर कोशिश ये करनी है कहीं भी ट्रैवल करें तो अच्छे टूर ऑपरेटर के साथ करें ताकि आपके गाइडेंस के लिए टूर गाइड मौजूद हो। वो टूर गाइड ऐसा एक्सपर्ट हो, आपको बताए, डू एंड डोंट्स बताए, आपको बताए कि आपने कहाँ ट्रैवल कहाँ घूमना है, कहाँ शॉपिंग के लिए जाना है, कहाँ वॉक करनी है, कहाँ नहीं जाना। हाँ, कहाँ नहीं जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सही है। अच्छा, और पाकिस्तानी ट्रैवलर्स इतना ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो काफ़ी माशाल्लाह, लेकिन कुछ एजुकेटेड भी नहीं है, तो उनको पता नहीं होता कि पैसे खो जाते हैं, उनकी चोरियां हो जाती हैं, तो उनको कैसे संभालना है चीज़ों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होटल में अपने पैसे रखने हैं तो लॉकर में रखने हैं, ठीक है ना। हर चीज़ के उनको रूल्स पता होना चाहिए और ये अच्छा टूर ऑपरेटर ही बता सकता है। अच्छे से मुराद ये कि जो एक्सपीरियंस है और सही गाइड है। ज़बरदस्त। तो लॉन्ग वीकेंड्स पर आपके कौन कौन से प्लान बन रहे हैं अभी? देखिए, हम लोग लॉन्ग वीकेंड्स को बड़ा टारगेट करते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट आ रहा है फरवरी में बाकू दोहा हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने हमसे सबसे पहला टूर बाकू सबसे पहला बाकू किया था 2017 में। कोई भी नहीं जाता था उस वक्त बाकू, याद है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ही। और उस वक्त इवन दो अज़रबैजान जब मैं गया हूँ, अज़रबैजान भी कोई नहीं जाता था। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पर कोई ट्रैवलिंग नहीं थी, वहाँ मुझे कोई टूरिस्ट नहीं मिला उन दिनों, कोई सीन ही नहीं था। और मैं दिसंबर के स्टार्ट में गया था और मुझे ही पता चला कि यार अज़रबैजान रिसेंटली जो है वो पॉपुलर होना शुरू हुआ है दुनिया के लिए ना। सो जितना भी मैं देख रहा था वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैवलर्स नहीं मिले थे मुझे, वहाँ लोकल्स ज़्यादा था और फिर इतने फ्रेंडली लोकल। और अज़रबैजान वन ऑफ द फ्यू कंट्री है जो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करती है। बिल्कुल ऐसा ही। वेलकमिंग कंट्री है बहुत ज़्यादा, और मुस्लिम कंट्री है। ओह यस, ठीक है ना। खाना पीना भी शानदार है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है। सो मेरा ट्रिप बड़ा अच्छा रहा था। सो और इस तरह से लॉन्ग वीकेंड को आपको ये फोकस करें। वेदर बड़ा शानदार है, अमेजिंग। और यूरोप कंप्लीट, पूरा यूरोप है। अच्छा, ईद पर भी ईद का भी लॉन्ग वीकेंड आता है। ईद हॉलीडेज पे तो हम लोग बहुत सारे टूर्स निकाल रहे हैं और सेल निकाल रहे हैं। जनवरी में हम लॉन्च करेंगे सेल। इंशाल्लाह। अब ये पॉडकास्ट से पहले आती है, पॉडकास्ट बाद में। मैं तो जल्दी पॉडकास्ट डाल दूंगा इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर ही। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आखिरी बात करना चाहूँगा, आपका डिलक्स हॉलीडेज का अगले क्या प्लान्स हैं? पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के लिए क्या करना चाहते हैं? देखें, हम कराची तक महदूद थे, अभी कराची के मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे हम लोग आ गए हैं। DHA भी हमने फेज 8 भी कर लिया। अब डिफेंस बुखारी में भी हमने ब्रांच खोल रहे हैं। हमारे रोशन ट्रेड सेंटर में ब्रांच है। आपने कभी सुना है नाइट ट्रैवल एजेंसी? सुनी है कभी? नहीं। डिलक्स हॉलीडेज वाइड एजेंसी है, जैसे स्टार्ट किया डिलक्स नाइट्स में आप ऑफिस आएंगे ना, कोई भी फैमिली आती है तो वीज़ा ऑफिसर, टिकट रिजर्वेशन ऑफिसर, टूर वाले सब लोग बैठे हैं, टीम 24 घंटे रात में भी। आपने अपने वीज़े अप्लाई करना है तो रातों रात कराएं, खा पी के मौज करके ऑफिस आए। तो ये शहीद मिलत पे है हमारा रोशन ट्रेड सेंटर में ऑफिस है, 24 घंटे डिलक्स नाइट्स के नाम से।
इसके अलावा हैदराबाद में हमारा हेडक्वार्टर है। अब हमने लाहौर शुरू किया, लाहौर के कस्टमर्स बहुत हमारे पास आ रहे हैं, पंजाब के बहुत एतमाद बढ़ रहा है। इस्लामाबाद हमने F7 में शुरू किए ब्रांच, और वहाँ पे भी हमारी टीम, वीज़ा टीम और टिकट टीम, टूर टीम काम कर रही है। अब इस्लामाबाद से हमारे ग्रुप टूर लॉन्च हुए हैं। पेशावर, कोयटा, पंजाब, फैसलाबाद, मुल्तान, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंध में हैदराबाद शुरू कर रहे हैं। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हम अपना जो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि पाकिस्तानी ट्रैवलर जो घूमना फिरना चाहता है उसकी हम तक रसाई बहुत आसानी हो, और फिर वो छोड़ दें अपनी टेंशन, वीज़ा की झंझट छोड़ दें, हम उनको सहूलत देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह। इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, यस, बहुत बहुत वहाँ से हमें कॉल्स आती हैं, बहुत लोग हमसे रब्ता करते हैं आज़ाद कश्मीर। तो इस्लामाबाद टीम को मैंने कहा है कि कोशिश करेंगे कश्मीर के लोगों को सहूलत दें। ज़बरदस्त, बेहतरीन यार, ज़बरदस्त। बड़ा सीखने को मिला है मुझे और बड़ा मोटिवेट हुआ। और अगला साल मेरा ये है कि इंशाल्लाह मुझे बहुत सारे ट्रैवल करना है, बहुत सारे नए नए कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना है। और अभी तक तो मेरे टोटल 28 कंट्रीज़ हो गए, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, 2-3 साल में कर दूंगा। हाँ, करना है, फ़ौरन करना है। मैं आपको साथ दूंगा। अरे बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत सीखने को मिला, स्पेशली वीज़ा के लिए हम लोगों ने बहुत सारी मालूमात ली हैं और बड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि कितना आसान है ट्रैवल करना और किस किस तरह से आपको ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। और आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट मज़े का लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा, इन्फोटेनमेंट लगा होगा, कि इसके अंदर बड़ी इन्फॉर्मेशन थी और बड़े ज़बरदस्त किस्म की ना एक नॉलेज फजल भाई ने हमारे साथ शेयर की है। और मैं तो बड़ा मोटिवेट हो गया हूँ ट्रैवलिंग के लिए, और बड़ा मज़ा आया मुझे आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके। फजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी और आपसे भी जल्द मुलाकात होगी। पॉडकास्ट अच्छा लगे तो आपने मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट में भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डिलक्स हॉलीडेज से कोई भी क्वेश्चन आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुत शौक है लोगों को कम पैसों में दुनिया घुमाना। क्या बात है। और मैं दिन रात ये सोचता रहता हूँ। अच्छा। 16 घंटे में दिन में काम करता हूँ, ठीक है, और सिर्फ प्लान ही करता रहता हूँ कि डेस्टिनेशंस में क्या क्या चुनूं, लोगों के लिए क्या क्या प्लान्स करूँ, टूरिज्म प्लान कौन कौन से करूँ, ताकि लोग कम पैसों में दुनिया घूमें। और हर तरह के नेचर टूरिज्म को मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करें, चाहे हाईलैंड्स हो, चाहे एडवेंचर हो, चाहे बीचेस हो, चाहे सफारी हो, कुछ भी हो, और वाइब्रेंट सिटीज हो, कुछ भी हो, बस मैं चाहता हूँ। ये मेरा शौक है। मेरा घूमने का शौक नहीं है। मैं थक 60 कंट्री मैंने घूम लिया, खत्म। घुमाना शौक अभी भी न्यू ईयर पे मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ लोगों की प्लानिंग के लिए, और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। ये पैशन है आपका? पैशन है मेरा। 150 लोग मेरे पास काम करते हैं। आप मेरे ऑफिस आएंगे, आपको ऐसा लगेगा किसी फैक्ट्री में आए, ट्रेवल में नहीं आए। तो ये है माशाल्लाह, जबरदस्त यार। फजल भाई बेहतरीन पैशन है, और हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है जो कि इस चीज़ पर काम करें कि यार कम से कम पैसों में पाकिस्तानियों को किस तरह से ट्रैवल करवाना है। क्योंकि अभी हमने महंगाई और इस चीज़ के बारे में बात की थी, तो भाई सीधी सी बात है, डिलक्स हॉलीडेज आपने जाना है क्योंकि सब कुछ शामिल है। # सब कुछ शामिल है। ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच यार फजल भाई। अस्सलाम वालेकुम।